इसमें क्या है लॉज ऑफ मोशन में करेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना जी। तो अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे तो किसके हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मटेरियल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। ये उसकी मटेरियल की खुद की टेंडेंसी होता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसी के हेल्प से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड एजेंट ना अप्लाई किया जाए। एक्सटर्नल अप्लाइड जो एजेंट की मैं बात करता हूं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। यानी अगर किसी का स्टेट तभी चेंज होगा जब उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो इनर्शिया को तीन तरीके से डिफाइन करके लिखा गया था है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रोके ना। जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसी डायरेक्शन में मोशन करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन चेंज न करे। ठीक है, तो ये भी कहा जा सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जा सकता है, समझे कि नहीं। इसके एक दो एग्जांपल नॉर्मल मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसे अगर आप बस चल रही है, उसमें आप खड़े हैं, सीट नहीं है, आप बैठे नहीं हैं, तो अचानक से अगर ब्रेक लगता है तो आप आगे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैर जो है बस के कांटेक्ट में होता है, तो बस जब रेस्ट पे आता है तो पैर रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ऊपर का पोर्शन ड्यू टू इनर्शिया मोशन में रहता है तो आगे झुक जाते हैं। इसके और बेसिक बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उसमें हम टाइम नहीं किल करेंगे, हम चलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, इसको कौन एक्सप्लेन किया, मोमेंटम। समझे, मोमेंटम फिर क्या होता है, मोमेंटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विच रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन। मोमेंटम क्या होता है, एक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूरे मोशन में कांस्टेंट होता है। अगर उसका मास m और वेलोसिटी v ले ले तो मोमेंटम को डिफाइन किया गया है मास इनटू वेलोसिटी से। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर p इक्वल टू m भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, इसका डायमेंशन भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो तो ये कब चेंज होता है, जब इस पर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगा देते हैं तो इसके मोमेंटम में चेंज हो जाता है। उसके चेंज को मेजर करता है पर सेकेंड या पर यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल, उसको बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is called external force applied on the body. This is called second law of motion। मतलब अगर कोई बॉडी अगर आप लेते हैं इस तरीके से, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा t टाइम के लिए, तो इसकी वेलोसिटी, मास तो वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी, इसका मैं इनिशियल में वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, सॉरी, इसकी मास m मानते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, बाद में वेलोसिटी v हो गया। आफ्टर अप्लाई अ एक्सटर्नल फोर्स इन ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t द वेलोसिटी बिकम्स v। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मोमेंटम मास इनटू mu होगा, यहाँ mv होगा, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो ये हो जाएगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाई डेल्टा t। ठीक है, m को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस u डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल को आपने देखा होगा एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जनरली F इक्वल टू ma इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मास है और ये एक्सेलरेशन है, समझे। लेकिन आपको जनरल टर्म में याद रखना F इक्वल टू dp डेल्टा p अपॉन डेल्टा टी, एवरेज फॉर्म में है। अगर इसे इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा dp डिवाइडेड बाई dt। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स। दूसरे लॉ से क्या पता चला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम। तीसरा लॉ क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। ये बताता है कि फोर्स जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल और अपोजिट फोर्स हमारा लगाता है। इससे पता चला कि फोर्स हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होता है, समझे कि नहीं।
यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करते हैं तो उतना इक्वल और अपोजिट में रिएक्शन मिल जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों लॉ जनरली आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब ये सेकेंड लॉ को थोड़ा डीपली समझते हैं, इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखोगे तो नीट में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। इसमें क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पी जो होता है मास इंटू मैंने वेलोसिटी मान लिया, तो डी एम बी है। इसमें अगर मैं मास को कांस्टेंट लेता हूं, वी को वेरिएबल, डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता बाहर आ जाता तो डी वी बाई डी टी, तो एफ इक्वल टू एम ए आ गया। अगर हम m को वेरिएबल लेते, v को कांस्टेंट, v बाहर आ गया, dm बाई dt। इस पे बेस्ड ऑन भी सवाल आपको नीट में मिल जाएगा। m और v दोनों वेरिएबल है, इस पे भी सवाल आपको मिल जाएगा। f एक्सटर्नल जो होता है हमारा, अब एक को रखेंगे तो दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को रखेंगे तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे केयरफुली ध्यान रखना। जो मैथमेटिक्स का रूल लगाया हूं यही लगाया हूं कि अगर u v है हमारा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम तो dy बाई dx करते हैं तो u dv बाई dx प्लस v du बाई dx हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है ना। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, जैसे 3x स्क्वायर है, 3 कांस्टेंट बना रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमारा 2x होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं जी, y इक्वल टू x की पावर n। तो इसे हम लोग dy बाई dx करते हैं तो ये होता है n x की पावर n माइनस 1। बेसिक फंडामेंटल्स है, समझे कि नहीं, बोलो जी। अब इसके बाद जो है हम इम्पल्स के बारे में बात करते हैं। इम्पल्स में 2 केस मैंने बनाया हूं, इस पे भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एकदम सिस्टमेटिकली ध्यान से समझना, ठीक है। इम्पल्स को मैं आई से डिनोट किया हूं, एफ डेल्टा टी होता है। एफ की वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यहाँ सिंपल रखो, डेल्टा टी कट गया तो आई जो आ गया डेल्टा पी, ठीक है। तो इम्पल्स आया एफ इंटू डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो मैं तो कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ये लर्न रखें आपका काम हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास फोर्स दिया है टाइम 0.01 सेकेंड, जनरली इसे डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है कि अ लार्ज फोर्स एक्ट इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स या इम्पल्सिव फोर्स। तो आप F लगाएंगे 200 न्यूटन कितनी देर के लिए, 0.01 सेकेंड के लिए, तो इम्पल्स हो जाएगा 200 इंटू 0.01, तो 2 न्यूटन सेकेंड आएगा। इसका होता है न्यूटन फोर्स का और इसका सेकेंड। तो ये बेसिक फंडामेंटल पे सवाल आपको आगे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब इम्पल्स हो सकता है कि किसी पे ऐसे भी पूछ ले, वॉल पे अगर ये पार्टिकल है इस दीवार पे जाके टकरा रहा है तो इम्पल्स पूछ सकता है, या चेंज इन मोमेंटम सिंपली पूछ सकता है, या चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा तो आपसे फोर्स पूछ सकता है, क्योंकि एफ का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो एक चीज मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, साइन कन्वेंशन एनसीईआरटी का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा वेक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जैसे मैंने इधर वेक्टर वाले तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इधर जनरली है डायरेक्शन से, इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाला माइनस, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ऐसा डायरेक्शन यूज करने के लिए एनसीईआरटी में डिफाइंड है कि आप कोई वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। अब ये इधर जा रहा तो इसका मोमेंटम एम वी प्लस में होगा, टकरा के आएगा। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये कोलिजन जो होगा इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब ई की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। तो ये गया टकरा के वापस आएगा, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, टकरा के आने वाला माइनस ले लेंगे क्योंकि इधर डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस एम वी, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, माइनस एम वी माइनस का 2 एम वी। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, तो डेल्टा पी 2 एम वी हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 2 एम वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस फॉर्मूले पे नीट में बहुत बार सवाल आया है, डायरेक्ट वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। तो ये केस जो है हम तो कहेंगे कि इसे भी इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूं फिलहाल के लिए। आप डायरेक्ट ये मेरे हिसाब से आप ये फॉर्मूला याद रखें और ये भी फॉर्मूला एज अ याद रखें, इस तरीके वाला डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अच्छा, एक्चुअल में बनता कैसे है वेक्टर से, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करेंगे तो पी फाइनल का डायरेक्शन इधर है, पी इनिशियल का इधर है, जिसको माइनस करते हैं उसका डायरेक्शन बदल देते हैं, इसका डायरेक्शन बदल देंगे तो इसका और इसका डायरेक्शन फाइनली सेम हो गया तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। बहुत सारे बच्चे इस माइनस को लेके कंफ्यूज होते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल करके सीख सकते हो कि एक्चुअल में ये ऐड ही होता है। ये दोनों ऐड हुआ तो इधर आ गया, यहाँ बीच में माइनस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं है। वेक्टर से अगर देखेंगे तब आइडिया लग जाएगा, नहीं ये तो ऐड हो रहा है। अदरवाइज ये एनसीईआरटी का इस कॉन्सेप्ट से आप समझ ले, बेटर रहेगा आपके लिए, है ना।
इस पे भी आपको सवाल 100% मिलेगा। मैं ऐसा कीवर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पर सवाल मिलना ही मिलना है, लेकिन इसको मल्टीपल रिक्वायर करना है, रिवीजन करना है ना। इसमें क्या कर रहा है, अगर बॉल इस तरह से आया, टकरा के इधर चला गया, तो इसका मैंने कंपोनेंट लेंगे तो इधर mv cos थीटा, इधर mv sin थीटा। अब ये भी हमारा थीटा है, तो ये ऐसे टकरा के आ रहा है, इसका डायरेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका डायरेक्शन इधर है तो कंपोनेंट का इधर होगा mv cos थीटा, इधर mv sin थीटा। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर ये जाने वाला, ये आने वाला, mv cos थीटा माइनस और माइनस mv cos थीटा, तो 2mv cos थीटा। f की वैल्यू डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा t। मैं तो कहूंगा कि इसको भी, एंगल वाला भी आप लर्न ही रखें। बस एक चीज एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में एंगल यहां से दे देता है, लेकिन मैं जो फॉर्मेट अगर ये लर्न करके जाते हो तो थीटा यहां से, सपोज दैट यहां से 60 डिग्री दिया है तो हम थीटा कितना लेंगे, 30 डिग्री लेंगे, और उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से हो जाएगा। जेई मींस 2025 के पेपर के एनालिसिस के बाद मुझे यही लग रहा है कि नीट का पेपर इतना फंडामेंटल आने वाला है, कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा फिर से। तो अगर आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अभी स्कोरिंग ज्यादा होगा, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का रहेगा, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं मिला जेई में अभी, है ना। तो अगर हम बात करें दूसरा केस, फिगर भी दे के पूछ सकता है, एफ और टी का ग्राफ दे देगा, तो इसका जो एरिया होता है वो हमको क्या बताता है, इंपल्स। तो इसे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा फिगर दिया हो इस तरीके से, आप देखोगे इस तरीके से, यहां दे दिया है एफ और यहां दे दिया है टी, तो इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जिसका एरिया नहीं पता होगा उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इस तरीके से, t1 से t2 ft dt। हो सकता है ft की वैल्यू जो दिया हो हमारा, कितना दिया हो, 2t का स्क्वायर, तो सिंपल इसे इंटीग्रेट करके टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा। ये ध्यान से समझिएगा तो आप कर सकते हैं। एरिया दिया रहेगा तो नॉर्मल एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, समझे। जैसे ये अभी देखो, ये तो 23 का मैंने पेस्टेड किया हूं, इसमें पूछा था इंपल्स हाईएस्ट किसमें है, तो इन सब एरिया का हमें क्या करना था, ये 4 फिगर दिया है ए बी सी डी, इन सारे फिगर में एरिया निकालना था, एरिया ही इंपल्स बताएगा, समझे। तो सबसे ज्यादा हमारा बी में आ रहा था तो मैंने बी को सिंपली टिक कर दिया, समझे। यानी आपको पता होना चाहिए कि एरिया निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ध्यान रखे रहना। अगर आपके पास ट्रेंगल मिलता है, ये बेस है और ये हाइट है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, मेरी बात समझे। रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है कि ये एल है बी है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी से। आपके पास स्क्वायर मिलता है ए और ए, तो इसका भी एरिया आप ए इंटू ए कर देंगे, ए स्क्वायर, बेसिक फंडामेंटल है। लेकिन कभी कभी ट्रेपेजियम को बच्चा जो है कई टुकड़ों में सोल्व करता है और नीट में टाइम है नहीं, तो मैं कह रहा हूं ये ध्यान रखें, ट्रेपेजियम कब होता है, ये ए है, ये बी है, इसके बीच का एच है, कब कब लगा सकते हो, कम से कम एक कॉर्नर बना होना चाहिए, ये ए है बी है, इसके बीच का एच, समझे कि नहीं। ऐसे बना सकते हो ए बी, ऐसे बना सकते हो, ये ए बी, ऐसे बना सकते हो ए बी, समझे कि नहीं। मतलब दोनों कोनों, अगर इस कोने को भी अगर हटा दोगे तब तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज का ध्यान देना, इस तरीके का अगर कोई फिगर है तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी और उसके बीच का गैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ इतनी चीजें पता है तो आप नीट के हर एक सवाल इंपल्स के 100% लगा सकते हो, और इंटीग्रेशन आएगा तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल का आएगा, समझे कि नहीं। बोलो जी। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dp/dt 0, क्योंकि ये तो 0 ले रहा हूं। इसका मतलब एक आपको पता है, अगर मैं 2y = 2 डिफरेंशिएट करने के लिए कहूं तो आप कहते हो 0, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। यानी p का डिफरेंशिएशन तभी 0 होगा जब ये कांस्टेंट होगा। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होगा कब, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हो। इसका यूज कहां पे करते हैं जी, इस पे भी सवाल बहुत सारे आए हैं। जनरली मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे पास गन है, बुलेट है, जब इससे फायरिंग करते हैं हम लोग, और फायरिंग करने से पहले मोमेंटम इसका 0 होता है, तो जब फायरिंग करेंगे तब भी तो मोमेंटम 0 होगा। इसीलिए जितना मोमेंटम ये बुलेट का आगे जाता है उतना ही मोमेंटम इसका पीछे होता है, ठीक है।
इसका मोमेंटम सेम होता है। तभी आप देखेंगे कि जब भी किसी गन को डिजाइन किया जाता है तो बुलेट का जो साइज है वो गन की साइज से बहुत छोटा किया जाता है। क्यों? नहीं तो ये मारने वाला ही मर जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तो दोनों का सेम है। तो इसका मास क्या कर देते हैं, हैवी, ताकि इस पे जो है झटका कम लगे, है ना। ये काफी आगे जाए और ये थोड़ा धीमे आए, क्योंकि मोमेंटम ही तो सेम करना है। फाइनल में मोमेंटम हमको क्या करना है, 0। तो इन दोनों मोमेंटम का सम इक्वल टू 0 कर देंगे तो v इक्वल टू माइनस एम यू डिवाइडेड बाई एम। स्मॉल m और u हम लोग बुलेट का माने हैं, कैपिटल M और v गन का माने हैं। तो गन कितना पीछे आएगा वो आएगा एम यू डिवाइडेड बाई एम से माइनस क्या लगा है, क्योंकि पीछे आएगा। तो मैं कह रहा हूँ जनरली बेसिक फंडामेंटल का सवाल आएगा तो आपको इसी को इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। एक और टर्म होता है कॉनकरेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। मतलब ये एक ही पॉइंट पे सारे फोर्स लगे हो, इनका सम 0 हो और टॉर्क 0 हो, समझे, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। इसमें एक थ्योरम आता है F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन। लर्न करने का तरीका ये है कि फोर्स के जस्ट अपोजिट वाला एंगल लेते हैं, तो F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन। इसका भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं, अदरवाइज जनरल फ्री बॉडी डायग्राम में सिखाऊंगा उससे भी कर सकते हैं। जैसे ये जेईई मेंस 2023 का सवाल है। इसमें कह रहा कि हमारा ये 30 डिग्री है, यहाँ टेंशन है, ये फोर्स है, ठीक है, और ये √3g है। सिंपल सी बात। पहले ये स्ट्रिंग ऐसे लटका होगा, जब ये अननोन फोर्स इधर ले गया तो ये कह रहा जब 30 डिग्री हो जाएगा उस समय इसमें टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं, ये 30 है तो 30 होगा t इधर, तो t साइन 30 इधर आएगा, t cos 30 इधर, इधर हमारा f लगेगा इधर। अच्छा, ये जो टेंशन होगा इसे t डैश मान लो, तो t डैश की वैल्यू √3g होगा, यानी t cos थीटा की वैल्यू √3g, t साइन 30 की वैल्यू f के इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहां पर वैल्यू रख सकते हो, f की वैल्यू t साइन 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, यहां से देखो cos 30 की वैल्यू √3/2, √3g, √3 से √3 कर गया, t की वैल्यू 2g आ गया, तो यहां से 20 न्यूटन आ गया, समझे। तो t हमारा आ गया। हो सकता है इसमें फोर्स पूछा हो, तो यहाँ से f की वैल्यू t साइन थीटा, t की जगह 20 रखो, 1/2 तो 10 न्यूटन आ गया, समझे। तो हो सकता है f भी पूछ सकता है। बाकी इसको जो है अभी मैंने जो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया हूं इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। इससे करेंगे कैसे, ध्यान से समझना। मैंने कहा अगर ये फोर्स लेते हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल लेंगे, ठीक है। अगर ये लेते हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल लेंगे, सिंपल सी बात। तो मैंने क्या किया हूं, t अपॉन साइन 90 टेंशन, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है तो 90 रखा, ध्यान से समझना। उसके बाद मैंने क्या किया, लिया हूं √3g, तो ये कितना है हमारा 90 है और ये हमारा कितना था 30 है, 90 और 30 कितना हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही रहने दिया फिलहाल के लिए। √3g अपॉन साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, समझे कि नहीं। अब ये t साइन 90 कितना होता है 1, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आता है तो इसका काम खत्म। √3 ये हो जाएगा cos 30, ठीक, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 ऊपर चला गया, √3 से √3 कट गया, 2g तो 20 न्यूटन आ गया। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं बोल दे रहा हूं सेकंड मेथड। अगर आपका मन है तो इस मेथड से लगाइएगा, अदरवाइज मैक्सिमम बच्चों को देखा हूं मैं कंपोनेंट वाले तरीके से ही लगाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है ना। बोलो जी। अब देखो नेक्स्ट आएगा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाते कैसे हैं, इस बॉडी को हम क्या किया हूं कि अलग अलग कर दिए हैं। अब ये वाला सरफेस की वजह इस पे फोर्स ऊपर लगेगा तो इस वाले सरफेस की वजह से नीचे लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, समझे। और mg ड्यू टू ग्रेविटी नीचे तो लगेगा, तो n इक्वल टू mg होगा, समझे कि नहीं। अगर आपसे कोई कहे n और mg जो है आपका क्या होता है हमारा, n और mg इक्वल होता है, क्योंकि इसमें नीचे तो जा नहीं रहा, रेस्ट पे है। मोशन में होता तो हम एक्सेलरेशन लगाते, जब रेस्ट पे होगा तो कोई चेंज नहीं करना है। जैसे मान लो ये बॉडी का मैंने क्या किया, तीनों को हमेशा अलग अलग बना लिया, ठीक है। जब इसे अलग अलग बना लेंगे तो यहां से मानना, अगर हम शुरू करते हैं सपोज दैट इसको हम लोग क्या मानते हैं n1, ठीक है। इसकी वजह से इस वाले वॉल की वजह से इस पे n1 नीचे लगा, तो इसकी वजह से इस पे n1 ऊपर, इसकी वजह से n2 ऊपर, तो इसकी वजह से n2 नीचे, और धरती माता तो mg नीचे लगाएंगी, इस पे m1g लगेगा, इस पे m2g लगेगा। अब ध्यान से समझना, इसको अगर मैं अलग सेपरेट समझा, अगर ये रेस्ट में है तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो n2 की वैल्यू m2g हो जाएगा,
इसको मैंने अलग से सेपरेट समझा, ये कहीं पे जा नहीं रहा है, रेस्ट पे है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। नीचे कौन लग रहा है, N2 और M1G, और M1 ऊपर लग रहा था, N1 इक्वल टू N2 प्लस M1G, तो N2 की वैल्यू क्या हो गया, M2G प्लस M1G हो, ध्यान रखना है। तीन का देखते हैं, तीनों को मैंने सेपरेट कर दिया। ये वाला सरफेस इस पे N1 ऊपर लगाएगा, ठीक है, तो ये वाला सरफेस इस पे नीचे, ये वाला इस पे ऊपर, तो ये वाला इस पे नीचे, ये वाला सरफेस इस पे ऊपर, तो ये वाला इस पे नीचे। अब इन तीनों को अलग अलग सेपरेट समझा, समझे, सेपरेट समझा, तो यहाँ पे N3 की वैल्यू M3G आ जाएगा। इस पे देखो, ये दोनों नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, N2 क्या हो जाएगा, N3 प्लस M2G हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू रख दो N3 का ऊपर से, ये N2 नीचे लग रहा है, M1G नीचे लग रहा है, N1 N2 प्लस M1G, N2 की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो ये आ जाएगा। तो ये बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम जनरली आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, कहां से शुरू करते हैं, यहां से। फ्री बॉडी डायग्राम का इस्तेमाल जो है नीट में बिल्कुल नहीं करना है, आप आराम से कर सकते हो। कैसे, सिंपल, आप ऐसे हाथ रख लीजिएगा, जहां पे भी n निकालना होगा, ऊपर आपको एक m दिख रहा है तो सिर्फ mg लगा दीजिए, ठीक है। उसके आगे वाले में सपोज दैट मुझे यहाँ n निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं हाथ कर लिया, हमें लगा दो मास ऊपर है, M1 और M2, तो डायरेक्ट यहाँ पे M1 प्लस M2G लगा दीजिएगा, तो N1 की वैल्यू M1 प्लस M2, बाहर G ले लो कॉमन, ठीक है। इसको अगर ऊपर रखना है तो हाथ को ऊपर ले जाइएगा, और यहाँ पर सिर्फ एक मास दिख रहा है M2, तो डायरेक्ट M2G लगा दीजिएगा। यही तरीके से सवाल एग्जाम में लगाना है, सीख लीजिए मेरे साथ। अगर मैं 3 का करता हूं, यहां पे हाथ रखेंगे तो ऊपर लगेगा 3 मास है, तो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3G हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो 2 मास लगेगा, कौन कौन सा, M2 और M3G लगेगा। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ M3G लगेगा। तो कहीं भी इस तरीके से नॉर्मल फोर्स निकालना होगा किसी दो ब्लॉक के बीच में, वर्टिकल वाला, तो ऐसे करना है, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस तरीके से अगर आता है, ठीक है, इसमें मान लो इसके बीच में ऑटो वर्टिकल था, हॉरिजेंटल में कैसे निकालते हैं, ये आता है 24 में भी आया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच में निकालना है आपको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पे जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा तो एक्चुअल में बात समझ लीजिएगा कि अगर ये स्मूथ है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो ये आगे जा रहा है, यानी सबसे पहले दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो बताओ ये 1 आगे जा रहा है, इस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर लग रहा होगा, तो डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इधर बनाना है। अगर इस वॉल की वजह से इस पे, मतलब इस ब्लॉक की वजह से इस पे फोर्स इधर लगाया, तो इसकी वजह से इस पे इधर लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ। और ये 12 तो दिख ही रहा इधर लग रहा है, सिंपल। इसको लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n की वैल्यू 1 इंटू a हो जाएगा। इसको लिखोगे, जा इधर रहा है यानी 12 ज्यादा होगा, तो 12 माइनस n इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू a। इन दोनों को ऐड किया, n से n कट गया, 12 और 4a हो गया, a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ऐसे मेरा एडवाइस है कि इस तरीके का सवाल ऐसे कहाँ करना पड़ता है, बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट हम करेंगे नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना है 12, और किसको टोटल मास कितना ले जा रहा है आगे, 4, 3 + 1 4, तो 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर हो सकता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, बस इसमें ध्यान रखना है, फोर्स इधर से लगाया है तो इधर से ढकना, हाथ से लगेगा 1 kg आगे जा रहा है सिर्फ, तो 3 इंटू 1 कर देना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा 3 है और मास 1 है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन तो 3 न्यूटन आ गया, सिंपल। इसी में अगर फोर्स इधर से लगा दिया है तो क्या n की वैल्यू सेम होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस पे बनाना होगा नॉर्मल फोर्स। क्यों, क्योंकि इधर जा रहा है, इस ब्लॉक की वजह से इस पे इधर है, तो इस ब्लॉक की वजह से इधर हो जाएगा। इधर जा रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैंने नेट बताया, नेट फोर्स अपॉन नेट मास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने बैलेंस किया तो इस पे आ गया हमारा 9 न्यूटन। इससे लगाओ या इससे लगाओ, बात सेम है, समझे। तो ये रहा आपका तरीका, और मैंने कहा आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसे करो, इधर से फोर्स लगा, इधर से हाथ से ढक लो, लगेगा 3 इधर जा रहा, किस एक्सेलरेशन से, 3 से, 3 इंटू 3 9 न्यूटन आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 3 न्यूटन, वहां पर 9 न्यूटन आ रहा है। तो किस ओर से मैं हाथ से ढकने के लिए बता रहा हूं, जिधर से फोर्स लगा रहा हूं। अगर गलती कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, तो कहोगे फिर, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है, इस पे सवाल आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। 3 में भी अब ऐसे लगा सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। 20 का फोर्स लगाया है, टोटल मास कितना, 7 2 9 9 1 10, डायरेक्ट
नेट फोर्स अपॉन नेट मास कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। जिसके बीच में पूछा है वहां पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे N1 होगा, यहाँ N2। सपोज दैट N2 निकालना होगा, यहाँ हाथ से ढक लो पूरे, इधर का ढक लो पूरा जिधर फोर्स तो 1 लगेगा, सिर्फ 1 kg को लगा रहा है। एक्सेलरेशन कितना है जी 2, तो 2 into 1 कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा N2 2 न्यूटन। हो सकता है इसमें पूछ रहा है तो हम यहाँ से हाथ से ढक लेंगे, तो हमको लगेगा ये इधर कितने को धक्का लेके जा रहा है 3 को, तो 3 into 2 तो 6 आएगा। कितना आएगा जी हमारा 6 न्यूटन आएगा। समझे कि नहीं? अदरवाइज आप बाई मेथड भी लगा सकते हो, बाई मेथड अब नहीं कहूंगा। देखो डायरेक्शन चेंज करके किया हूं, ऐसे भी कर सकते हो, टेंशन इस तरीके से। हाँ, सेम कॉन्सेप्ट आप स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल करना है। हो सकता है ब्लॉक कनेक्टेड ना हो, बीच में स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो और टेंशन पूछ रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, खींचने वाला 32 का है, टोटल मास कितने का है 5 और 3 कितना है 8, तो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान में, यहाँ पे अभी स्ट्रिंग का मास नहीं लिया हूं, आगे क्वेश्चन में स्ट्रिंग का भी मास लेगा तो उसके भी मास को कंसीडर करेंगे, है ना। यहाँ पे टेंशन निकालना है तो सिंपल तरीका है। अब ये देखो फोर्स इधर से खींच रहा है ना, तो मैं फोर्स ही देखना है, इधर से ढकते ढकते आओ यहाँ, इधर से मैं ढक रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जिधर से फोर्स खींच रहा है यहाँ पे आया तो हमको लगेगा ये जो टी है इस 5 kg को खींच के ले जा रहा है, और किस एक्सेलरेशन ले जा रहा है तो पहले से पता है 4 से, तो 5 into 4 तो कितना आ गया हमारा 20 न्यूटन है। बाकी ये बाई मेथड भी लगाना हो तो घर पे ट्राई करिएगा, बाई मेथड में नहीं कहूंगा एडवाइस। अब जैसे मान लो ये 20 न्यूटन का फोर्स है, कितने को ले जा रहा 5 1 6 4 10, ठीक है। एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में ये T2 पूछा है या T1 पूछा है, सिंपल सी बात। किसी को भी निकालना होगा बस इधर से ढकते हुए आना है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे आया, सपोज दैट यहाँ पे निकालना T1, तो इसको लगेगा कि इसको खींच के आगे ले जा रहा है 5 kg को, किस से 2 मीटर पर सेकेंड से। 5 kg को लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खींच रहा है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ का टेंशन अगर हमको बताना होगा तो डायरेक्ट बता सकते हैं 5 into 2 तो 10 न्यूटन आ गया। जी इधर से खींच रहा था तो इधर से हाथ लाते यहाँ तक ले आए, यहाँ लगेगा ये वाला टेंशन इधर खींच ले जा रहा है 2 ब्लॉक को, 5 और 1 6, तो 6 इस एक्सेलरेशन से 2 थे, 6 into 2 तो 12 हो गया हमारा। बाकी मैंने बाई मेथड भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन स्टार्टिंग में लिखने के लिए बताया, वैसे घर पे ट्राई करना करो, लेकिन मेरा तो मानना है कि नीट में ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा बेसिक फंडामेंटल से, है ना। बोलो जी। तो इसको आप ये देख रहे हो, जब जेई में ऐसे सवाल आ रहे हैं, ये 24 के सवाल है, तो नीट में क्यों नहीं आएगा, है ना। अब इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये थोड़ी सी जरूरत पड़ेगा इसमें, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर बनाओगे फ्री बॉडी थीटा है, ठीक है, तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो नीचे mg लगेगा तो ये mg cos थीटा होगा, mg sin थीटा होगा, ध्यान देना। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे सरकते हुए आ रहा है तो क्या करोगे, mg sin थीटा इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू g sin थीटा होगा। नहीं, अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो इस तरीके का भी क्वेश्चन फोर्स लगा के भी कर सकता है, समझे। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके के सवाल में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, आराम से करोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें भी वही काम करना है, समझे कि नहीं। देखो इसको जो है मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। देखो ये क्या है 1 2 और 3, कितना हुआ 6 हुआ टोटल। इधर से कितना लगा है 60 न्यूटन का, इधर का लगा 80 न्यूटन का। अगर इसका mg cos थीटा करेंगे, ठीक है, तो mg cos थीटा mg sin थीटा इधर करेंगे तो m कितना है 6 into g 10 sin 30 1/2, तो कितना आया 30, लेकिन ये नीचे लगेगा ना। अब ध्यान से समझना, 60 ऊपर है, 18 नीचे है और 30 भी नीचे है। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, ये 60 ज्यादा है 18 और 30 से, तो 60 माइनस 18 माइनस 30 अपॉन 6 सोल्व करे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअल में ब्लॉक ऊपर जा रहा है क्योंकि इधर से फोर्स ज्यादा लगा है, तो अपना काम हो गया। अब क्वेश्चन में चलेंगे तो जैसे मान लो इस सवाल में पूछा है कि 2 kg 1 kg के बीच में बता दीजिए। कहाँ पूछा है जी 2 kg 1 kg की, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमें क्या बता दीजिए, नॉर्मल फोर्स बता दीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ से मैं तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, एक्चुअल में ये ऊपर जा रहा है। अगर ये बात समझ में नहीं आता है तब भी गलत हो सकता है। ये अगर ये ऊपर जा रहा है तो सबसे पहले लास्ट वाले में फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ऊपर N1 लगेगा तो इसकी वजह से ऊपर लग रहा है, तो इसकी वजह से नीचे लगेगा, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगेगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से नीचे लगेगा। हमें N1 बताना है,
तो n1 बताना है तो ये सिंपल, यहाँ mg sin थीटा लगाओगे तो इसका मास 1 है, तो 1 इंटू जी 10 sin 30, तो ये 5, यानी ये जो आ रहा है 5 आ रहा है, ये 18 आ रहा है। तो n1 कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है हमारा जी, 2 मीटर पर सेकेंड से जा ऊपर रहा है, यानी ऊपर जा रहा है तो ये n1 ज्यादा होगा, तो n1 माइनस 5 माइनस 18 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, किससे जा रहा है 2 से, तो 1 इंटू 2, तो n1 की वैल्यू ये माइनस सब उधर जाएगा, तो 2 प्लस 5 प्लस 18, ठीक है, तो कितना हो गया 25 न्यूटन हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है, बी। इस सवाल में बिल्कुल कंफ्यूजन होना, थोड़ा आराम से करोगे तो डेफिनेटली बन जाएगा, है ना। बोलो जी। क्वेश्चन में इस पूछा नहीं था, मैंने इसको रब करके नया फॉर्मूला बना दिया क्वेश्चन 2 और 3 के बीच में। अगर इसके बीच में पूछेगा तो इसका मास कितना है 2, तो 2g sin 30, तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2 कट किया तो 10 आ गया। इसको मैंने अलग से बना लिया, 10 इधर लग रहा है 25 इधर लग रहा है, कहां से पता चला जी, n1 अभी अभी तो निकाला 25, तो 25 इधर लग रहा है हमारा। अब ये ऊपर जा रहा है तो n2 माइनस 25 माइनस 10 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो n2 की वैल्यू 39 आ गया, तो मैंने 39 ऑप्शन बना लिया और ये मैच भी कर गया, देख रहे हो। अगर थोड़ा कोई मिस्टेक करता तो ऑप्शन में पहले से था, लेकिन पूछा n1 था यहाँ पे, लेकिन मैंने क्वेश्चन में बना लिया कि n2 भी अगर पूछता है तो कैसे करेंगे। तो इंक्लाइन की आने की प्रोबेबिलिटी जो है ये है, ठीक है। अगर मान लो अब देखो रोप का, इसकी भी आने की समस्या मतलब हो सकता है कि ऐसा आ जाए, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कैसे करते हैं, हम करेंगे वैसे ही। अगर ये कोई स्ट्रिंग लिया हूं रोप लिया हूं विद मास होगा, इसका लेंथ L है, मास m मान लिया हूं, इसके यहां से 2L/3 या यहां से L/3 पे हमने बताना है टेंशन। तो मैंने सीधे से बताया, फोर्स इधर से लगाना है, ऐसे ढकते 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 यहां तक आओ, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो T लगेगा, और इसका मास कितना होगा m1 बना ले रहे हैं, तो T1 इक्वल टू m1 इंटू ए, सॉल्व हो गया, सिंपल सी बात। अच्छा, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भैया, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, तो A इक्वल टू F/m। तो एक्सेलरेशन तो पहले से पता है F/m होगा, m1 पता करना है, कैसे जी, L में मास m होगा तो 1 में m/L होगा, तो L/3 में m/L इंटू L/3, तो m/3 होगा। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा मान रहा हूं मैं इस रोप का, थोड़ा सा स्ट्रिप मान रहा हूं, उसका मास कितना है m/3, तो m/3 इंटू ए, तो T1 सॉल्व हो गया, सिंपल सा सवाल है। हो सकता है ऐसे सवाल पूछ ले। ये कह रहा है मिड, यहाँ पे टेंशन बताना है मिड पॉइंट पे, इसका मास m है, ब्लॉक है और ये रोप है, इसका भी मास दिया है, समझे कि नहीं, ये इतना इजी है। अब इसका देखो, अगर यहाँ पे F लगा है, नेट फोर्स कैसे निकालो, नेट एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन टोटल मास, इसका मास m है, इसका मास कितना हो जाएगा जी m/3 माना हूं, कितना m/3, 4m/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 3F/4m आ गया। इस एक्सेलरेशन से ये रोप जो है इस ब्लॉक को आगे ले जाएगा। पूछा मिड पॉइंट पे है, यानी यहां पे पूछा है तो m डैश इंटू ए, किस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इस एक्सेलरेशन से। अब पता करना है m डैश, तो भैया m डैश मतलब इसका हाफ कर दो, टोटल मास m/3 है तो इसका और हाफ कर दोगे तो m/6 हो जाएगा, और ये m ऐड कर लो, तो m प्लस m/6 ऐड करोगे तो 7m/6 हो जाएगा, 7m/6 इंटू 3F/4m, T की वैल्यू 7F डिवाइडेड बाई 8 आ गया। तो ऐसे सवाल बनने की भी चांसेस है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ऐसे मैंने बनाने का प्रयास किया हूं, ये 8 kg लिया हूं, ये 20 kg, ये 2 kg, यहां से 30 न्यूटन लगा दिया हूं, तो इसके मिड पॉइंट पे मैं पूछ लिया हूं, सिंपल सी बात, तो एकदम आसान है। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका आपको क्या बताया, एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स कितना है 30, टोटल मास कितना होगा 10 और 8 और 10 30 हो गया, ठीक है। ये तो ऐसे ही कट जा रहा है हमारा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मिड पॉइंट पे निकालना, इसका मास इधर से हाथ से ढकना है, देखो ऐसे इधर इधर खींच के ले जा रहा है ना, जिधर खींच के ले जाएगा, ऐसे ढकते ढकते यहाँ तक आओ, तो हमें लगेगा यहाँ पे मिड पॉइंट पे टोटल 2 kg है, तो ये 1 kg और ये 20, तो 21 इंटू एक्सेलरेशन 121 न्यूटन आ गया। तो जब किसी बच्चे को स्ट्रिंग विद मास ले लेता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बेसिक फंडामेंटल से सवाल लगता है ना। तो ये कॉन्सेप्ट रहा हमारा, है ना। अब पुली में देखोगे तो पुली के बहुत बेसिक फंडामेंटल के सवाल नीट में आते हैं। मैं पुली को लिया हूं, ये फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंगलेस है, हमें मानना पड़ेगा कि M2 ज्यादा है, ठीक है, तो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। इसका भी सवाल लगाने का डायरेक्ट तरीका, इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट। तरीका क्या है हमारा,
देखो पहले मैं बाई मेथड बता देता हूँ। इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। टेंशन कैसे बनाते हैं स्ट्रिंग में, जो ऐसे किया, स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम है। इस ब्लॉक पे जस्ट अपोजिट लगाओगे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। ये ब्लॉक ऊपर है टी, नीचे M2G है, यहाँ पे टी ऊपर है, M1G है, ठीक है। M2 ज्यादा है हमारा तो ये नीचे आएगा, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, M2G माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस M1G इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, सिंपली यहाँ से A आ गया। A की वैल्यू जो है इसमें रखेंगे तो हमारा टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखा नीट में बहुत बार तो इसी पे बेस्ड ऑन सवाल आता है, सॉल्व करने के बाद ये आता है। तो बहुत सारे बच्चे इसे लर्न भी रखते हैं। कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन सम ऑफ मास, ऊपर 2 है इंटू जी, टेंशन आता है, समझे। बोलो जी। तो इससे अगर मैं बनाऊं, अगर कोई लर्न करना चाहता है तो लर्न भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मास M1 है, यहाँ पर मास M2 है। अगर हमारा M2 M1 से ज्यादा है तो एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स, नेट मतलब M2G माइनस M1G अपॉन नेट मास M1 प्लस M2। इसमें जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, टेंशन T की वैल्यू क्या आता है, 2 M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है। ये नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी पे सवाल आता है। अगर नहीं आता है इस पे तो आप फिर भी कैलकुलेट करके कर लीजिएगा, लेकिन यही आता है तो डायरेक्ट वैल्यू रख के निकालिएगा, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करने में आपका 1 मिनट जा सकता है और चांसेस इस कीवर्ड का है, तो इसे ध्यान रखना है ना। अभी मैं दिखाता हूँ कितनी बार पूछा है। अब इधर के एक्सेलरेशन डायरेक्ट कितना भी कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ना कंफ्यूज होएगा, ये भी बेसिक फंडा ऐसे ही लगेगा सेम तरीके से। देखो ये तो नीचे स्मूथ है तो सरक के आएगा ही, तो M2G यहाँ T, यहाँ तो सिर्फ इधर जा रहा है तो T की वैल्यू M1A, ठीक है, समझे कि नहीं। और यहाँ पे नीचे आ रहा है तो M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। दोनों इक्वेशन से देखो ऐड किया हूँ तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ गया है। हो सकता है कि यहाँ पर नेट टेंशन पूछ ले पुली पे, इधर टेंशन T है, इधर टेंशन T है, तो T डैश कितना हो जाएगा, T√2 आएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप ऐसा ना ही करें, डायरेक्ट निकालें। खींचने वाला M2G, रोकने वाला कोई नहीं, M2G अपॉन नेट मास, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहीं पे एक्सेलरेशन रख दो तो M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2G, यहाँ 2 टाइम्स नहीं आएगा। तो याद बिल्कुल ये नहीं सोचना याद ही करके जाना है, थोड़ी प्रैक्टिस भी करके जाना है ना। देखो ये जब जेई में ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, अभी आपका दिखाता हूँ। ये HC वर्मा का सवाल है एक, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। ये देख रहे हो, इसमें सिर्फ एक्सेलरेशन बताना। मैं एक ट्रिक बताया हूँ, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। यहाँ 50G लगेगा, यहाँ 500G लगेगा, और ये कितना है 10G, तो यहाँ पर ऐसे लगता है 10G sin 30, तो यार आप 50G आ रहा है। देखो नेट पुलिंग फोर्स, खींचने वाला 500G, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है तो इधर ही आएगा। 500G माइनस 50G अपॉन टोटल मास, ऐड किया तो 8G डिवाइडेड बाई 13 आ गया, सॉल्व हो गया। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास से लगाना है, चाहे वो इंक्लाइन पे हो चाहे नॉर्मल कंडीशन में हो। अगर ऐसा सिचुएशन भी बनता है तब भी ध्यान दीजिएगा, इसे एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा ये नहीं बताया जा सकता है मास देख के। इसमें आप M1G साइन थीटा सॉल्व करिएगा, इधर M2G। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब इधर आ रहा है, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास कर दीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सेम तरीके से ये M1G साइन अल्फा, इधर M2G साइन बीटा, मैंने अल्फा बीटा मान दिया। अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो इधर आएगा, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास करेंगे, टेंशन आ जाएगा। इक्वेशन लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखना, तो ये इधर आ रहा था M1G साइन अल्फा माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन लिखने भी आना चाहिए कि किसी भी लेवल का सवाल आए तो आपसे मिस ना हो, समझे कि नहीं। बोलो जी। ये कंस्टेंट रिलेशन तो इस तरीके से नहीं करना है, हम डायरेक्ट आपको सिखाया हूं। तरीके का जो है देखो, इसके बाद एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। स्यूडो फोर्स मैंने बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो रेस्ट पे होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटीज होगा, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, जो भी होता है, तो उसमें स्यूडो फोर्स लगेगा। तो स्यूडो फोर्स हमेशा और हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगेगा, समझे कि नहीं। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है,
स्लोली जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट इधर नहीं सरकेंगे, लेकिन इसे एक्सेलरेट करेंगे तो ये पीछे सरकेगा। इस पर कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है लेकिन सरक रहा है, ठीक है। तो यहाँ न्यूटन्स लॉ फेल हो जाता, तो यहाँ स्यूडो फोर्स लगाते हैं F = ma। बस एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये लीनियर जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन हम लोग ma रहने देंगे, लेकिन अगर ये सर्किल में घूम रहा होगा तो a की वैल्यू v² या r ω² लगाते हैं। मतलब फोर्स हमारा mv² या mr ω² लगाते हैं, लाइक एज अ स्यूडो फोर्स। तो सर्किल में उसको कैसे डिफाइन किया गया रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो नॉर्मली स्यूडो फोर्स के नाम से जानिए, बेटर है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है ना। बोलो जी, ये एक HC वर्मा का बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन मैंने डाल दिया हूं, देखिए ये नीट में भी वैसे आ चुका है, समझे। इसमें कह रहा कि हमारे पास एक व्हीकल है, ये कह रहा कि अ पेंडुलम हैंगिंग फ्रॉम द सेलिंग अ कार हैविंग एन एक्सेलरेशन a0 विद रेस्पेक्ट टू अ रोड, फाइंड द एंगल ऑफ मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल्स। ठीक है, ये इधर जा रहा है हमारा, तो स्यूडो फोर्स इस पे इधर लगेगा ma। टेंशन ऊपर t cos थीटा, इधर t sin थीटा mg, सिंपल बैलेंस करना था। t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t sin थीटा ma को कट करोगे तो a की वैल्यू g tan थीटा आएगा। इस पे सवाल बेसिक आता रहता है आप में, जैसे ये नीट का सवाल है, इसमें क्या कह रहा है कि ये मतलब ये स्मूथ है, इसको आगे जब ले जाएंगे तो किस एक्सेलरेशन से ले जाएंगे, स्मॉल m वाला ब्लॉक इस वेज पे नीचे स्लाइड होके ना आए, यानी नीचे ना आए तो इसका मतलब इसको रेस्ट पे रखना है। तो इसे एक्सेलरेशन को जब इधर मूव कराओगे तो इस छोटे वाले ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा हमारा, ठीक है। और इस पे मैंने क्या किया हूं, इसको सिर्फ कंपोनेंट ले लिया हूं, ये ma है तो ma cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा, क्योंकि यहाँ mg लगता है तो इधर mg sin थीटा। अगर ये नीचे सरक के नहीं आ रहा तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, ma cos थीटा = mg sin थीटा, तो a की वैल्यू g tan थीटा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें अलग अलग तरीके से भी फिगर बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन उसे कंपोनेंट लिया करो जिससे इजीली सॉल्व हो जाए करे, क्योंकि भाई जितना फोर्स ऊपर लगा लोगे उतना फोर्स नीचे तो नीचे स्लाइड होके आएगा ही नहीं। लिफ्ट में भी स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये रेस्ट पे है, इसका अगर आप इस मैन को मैं वेइंग मशीन पर रखूंगा तो इसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो आएगा वही उसका वेट बताता है, तो n की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसे लिफ्ट वाले में है ना, अगर ये रेस्ट पे हो मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ये रेस्ट पे रहे या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन तो 0 होगा। स्यूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड फ्रेम में ही लगेगा, है ना, समझे। तो ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हो तब भी कोई चेंज नहीं होगा, n की वैल्यू mg ही होगा। अगर नीचे आ रहा तब भी n की वैल्यू mg होगा, वेट हमारा वही आएगा। अगर एक्सेलरेशन दे देते हैं, अगर हम किसी लिफ्ट को एक्सेलरेशन दे देते हैं और उसमें कोई m मास का कोई आदमी इसमें है, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो mg नीचे लगेगा, n ऊपर लगेगा। ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अगर हम लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो n - mg = ma होगा, तो n की वैल्यू mg + ma, तो mg होना चाहिए था लेकिन ma ऐड हो गया तो w डैश हो जाएगा, इसको बोलते हैं अपरेंट वेट। तो ये वेट हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, यानी लिफ्ट ऊपर जब जाता है तो उसमें वेट अगर कोई पर्सन है तो उसका इंक्रीज हुआ हुआ फील होता है, एक्चुअल में नहीं, समझे। अदरवाइज स्यूडो फोर्स ले लगाएंगे तो लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। उसमें जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैन है तो ma नीचे लग गया, तो n की वैल्यू जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो n की वैल्यू mg + ma डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ पे g डैश के टर्म में याद रखे रहिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो g डैश है वो g + a के इक्वल लगेगा, कितने जी, g + a के, समझे। बोलो जी। तो इसमें जो है हमारा अगर लिफ्ट नीचे आ रही है किस एक्सेलरेशन से, a से, तो इसमें स्यूडो फोर्स किधर लगा देंगे, ऊपर, तो n + ma = mg, तो n की वैल्यू mg - ma। तो यहाँ पर g डैश के टर्म में याद करो, g डैश की वैल्यू g - a होगा, है ना। तो इसमें केस भी बन सकता है क्या, अगर ये ध्यान रखना w = mg, ऊपर जा रहा तो g डैश g + a, नीचे आ रहा तो g - a, ठीक है। अगर लिफ्ट ब्रेक हो जाती है तो एक्सेलरेशन जो होगा फ्री फॉल होने लगेगा, तो a की वैल्यू g हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो n डैश 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेट जो है 0 फील होगा, वेटलेस हो जाएगा, है ना, जब लिफ्ट टूट जाए या फ्री फॉल हो जाए, समझे। लेकिन अगर नीचे आ रहा है 12 मीटर/सेकंड से, यानी यहाँ पर g की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो इसका नेट एक्सेलरेशन -2 आएगा और इसका मतलब ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पे हिट करेगा,
समझे। इसका जो है -2m, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये यहाँ से इसका पैर का कांटेक्ट सरफेस से छूट गया है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाके हिट करेगा। किस फोर्स से यहाँ हिट करेगा? मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन हम इतना लेंगे और इसका लिफ्ट का जो भी हाइट दिया होगा वो लेंगे, है ना। स्प्रिंग में बेसिक फंडामेंटल है। देखो स्प्रिंग का एक सवाल बताना बहुत जरूरी है, नीट में स्प्रिंग का सवाल आएगा तो बेसिक है। इस सवाल में इतना बोला है कि अगर स्ट्रिंग को कट कर दें, देखिए कह रहा 2 ब्लॉक A एंड B मास 3m and m respectively are connected by the massless inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B the immediately after the string cut the respectively. स्ट्रिंग ये है स्प्रिंग, ये है स्ट्रिंग, तो स्प्रिंग को नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग को कट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप बेसिक फंडामेंटल ये समझे कि अगर ये कट नहीं होता तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, तो यहाँ T जो है mg के इक्वल होता, और यहाँ kx जो होता किसके इक्वल होता? यहाँ T लग रहा है, यहाँ mg, तो ये हो जाएगा T, और mg की वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? ये 3mg है, यहाँ से mg निकाला रख दो, तो कितना हो जाएगा? mg प्लस 3mg 4mg, यानी ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? 4mg। अब ये कट हो जाएगा तब तो ये फ्री फॉल होगा, तो इसका एक्सेलरेशन तो भैया g होगा, लेकिन इस पे ऊपर 4mg लग रहा है और यहाँ से टेंशन खत्म, तो खाली सिर्फ 3mg लगेगा, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा 4mg - 3mg अपॉन टोटल मास 3m, तो कितना हो गया? g/3 आ गया, यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे होगा g और इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा g/3, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रिक्शन अगर हमें डिस्कस करना होगा, हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर रफ सरफेस पे रखते हैं और इस पे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, तो ये आगे की ओर तब जाता है जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से हम अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगा दे, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है। तो पहले सवाल को चेक भी करेंगे, फिर हम आंसर बताएंगे, कभी कभी जीरो भी हो सकता है। तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एन को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाना सिखाए हैं तो एन mg के इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, F इक्वल टू म्यू इनटू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होता है? म्यू mg, जनरली हम लोग ये लगाते हैं, ठीक है। 3 तरीके के इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कौन कौन सा जी? एक स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब ये ब्लॉक मोशन में नहीं होगा, फोर्स आपने लगाया है लेकिन फिर भी ब्लॉक नहीं मोशन कर रहा है, तब हमारा क्या होता है? Fs की वैल्यू क्या होता है? म्यू इंटू एस, म्यू एस इंटू एन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, और यहाँ सिंबल यूज करते हैं F के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, यहाँ पर n की वैल्यू mg ही होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद एक देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये क्या होता है? राउंड शेप का ऑब्जेक्ट अगर रोल करके जाता है तो एफ आर की वैल्यू म्यू आर इंटू एन लगाएंगे, n मतलब यहाँ पर mg है, तो इस पे ज्यादा सवाल मिलेगा और इस पे रोलिंग पे कम सवाल है, नीट में नहीं आया, अगर आएगा भी तो आपको ऐसे ही लगाना है। इसमें ये टर्म्स आपको बेसिक पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें एक पॉइंट लिखना हो सकता है, नीट में सिर्फ यही पूछ ले कि इसमें कौन सी वैल्यू ज्यादा होता है। म्यू एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद म्यू के होता है, उसके बाद म्यू आर, ठीक है। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, और ये कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग। तो म्यू एस की वैल्यू सबसे ज्यादा होता है म्यू के से, उसके बाद म्यू आर से ज्यादा होता है ना। अब इसमें जो है हमको बस इतना बेसिक समझना है, जैसे मैं बेसिक फंडामेंटल लिया हूं, म्यू की वैल्यू 0.2, m 10 kg, जी की वैल्यू अगर हम 10 लेते हैं और पूछते हैं कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, तो n mg के इक्वल हो जाएगा हमारा। और कॉन्सेप्ट कैसे बनाते हैं जी? अगर हम इधर लगाते हैं, ऐसे तो बनाएंगे, यहाँ पे n की वैल्यू mg होगा, ठीक है, तो इसमें से पूछेंगे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो हम कौन सा आंसर बताएंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चों से गलती होता है, इसलिए स्टार्टिंग में यहीं से करता हूं। जैसे इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बच्चे कैसे निकालेंगे जी? F की वैल्यू म्यू mg से कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू mg, म्यू कितना है? 0.2, m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे टिक कर देंगे। मैं यहाँ लैंग्वेज नहीं पेस्ट किया हूं, मैं इसको कीवर्ड अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा।
ये गलती मैक्सिमम बच्चों से मैंने देखा हूं, हो सकता है अगर वो केयरफुली सवाल को नहीं पढ़ते हैं। सवाल में इस चीज को ध्यान देना है कि अप्लाइड फोर्स है या नहीं। मैंने क्या किया हूं, क्वेश्चन में रीड करता हूं एक बार, मैंने अपनी मर्जी से ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने क्या लिया हूं, अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, मास 10 kg एंड g 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होगा और उस पर कोई अप्लाइड फोर्स के बारे में जिक्र ही नहीं किया है, तो जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होता है तो फ्रिक्शन फोर्स 0 होता है। जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, तो इसमें ऐसी गलती मत करिएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, 0 होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा जी, 0। समझे कि नहीं? ठीक है, कौन सा ऑप्शन बोल रहा हूं मैं, 0 होगा। हाँ, अगर हम यहाँ पर 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, सेम क्वेश्चन है, मैं लैंग्वेज थोड़ा कम पेस्ट किया हूँ, पहले मैं आपको बेसिक कीवर्ड समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ म्यू एम जी से सॉल्व करेंगे तो 20 न्यूटन आएगा, तो बच्चों को लगेगा 20 है, 20 नहीं है। ये जो म्यू एम जी से हम लोग निकालते हैं इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का अगर मैं डेफिनेशन बताने का प्रयास करूंगा तो नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिकली आ जाएगा। ये क्या है कि ये सरफेस पे अगर हम अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन लगाए हैं, बढ़ाते बढ़ाते अगर हम 20 न्यूटन तक जाएंगे तो अब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में होगा, अभी भी ये रेस्ट पे ही होगा। अगर 20 से ज्यादा फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तब वो मोशन में होगा। और न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बताया, अगर ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं मूव कर रहा है तो अगर आगे से 1 न्यूटन लगा है तो पीछे भी 1 न्यूटन लगा होगा, तभी तो ये रेस्ट पे होगा, नहीं तो लॉ ही फेल हो जाएगा। यानी 1 न्यूटन फोर्स इधर है तो उतना ही फोर्स इधर आएगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में हमारा 1 न्यूटन होगा। तो ये जो चीज है हमारा ये क्या हो गया, ये ध्यान रखना। यानी अगर मैं इसका भी ऑप्शन बना देता हूं, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हमें इसमें पूछ लें आपसे, तो 1 न्यूटन, 0 न्यूटन, 20 न्यूटन, नन ऑफ दीज भी दे देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपको पता है आपको 1 टिक करना है, बस ये चीज समझना है। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो बेटर रहेगा। इसीलिए मैं और नहीं बता रहा हूं, और भी ट्राई करना मैं इसी में समझा दे रहा हूं। अगर यहाँ 2 रखोगे तो फ्रिक्शन फोर्स 2 होगा, 3 रखोगे तो 3 होगा। कब तक होगा, जब तक ये मोशन में ना आए। तो यानी कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे स्लाइड नहीं करता है तो जो अप्लाइड फोर्स होता है वही फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, तो इस पे एक बेसिक ग्राफ है, उससे याद रखे रहना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जब तक ये रेस्ट पे है तो जो अप्लाइड फोर्स है हमारा वही फ्रिक्शन फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स है क्या जी, ये है हमारा अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, और ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, समझे कि नहीं? और ये है एफ मैक्स, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये स्टैटिक रीजन है, ये काइनेटिक रीजन है, यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है फिर कांस्टेंट, ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हो, ये एफ एक्स मैक्स है और ये एफ के है। ठीक है, समझे? तो एफ एस जो होगा हमारा ये होता है म्यू एस एम जी, और एफ के की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी। समझे? ये देखो, ये एफ एस मैक्स है, ये एफ के है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, यानी एफ एस ग्रेटर देन एफ के है। तो म्यू एस एम जी ग्रेटर देन क्या होता है, म्यू के एम जी। एम जी दोनों साइड से कट कर दीजिए तो म्यू एस ग्रेटर देन क्या आता है, म्यू के। तो यहां से मैंने डायरेक्ट लिखा, एटलीस्ट लर्न रखे रहिएगा। ग्राफ के बेसिक कीवर्ड आपको समझना है बस, है ना? समझे कि नहीं? बोलो जी। अब देखो इस तरीके से, अब अप्लाइड फोर्स समझना है कैसे। जैसे मान लो इसे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। अगर ये हमारे पास इसमें अप्लाइड फोर्स कौन सा होगा, ये नीचे की ओर खींचने का प्रयास करेगा, ये अप्लाइड फोर्स होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर होगा। अप्लाइड फोर्स पहचानना कैसे है, जिसकी वजह से वो मोशन में आने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा, उसे हम बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। समझे? अब ये नीचे आने का काम करेगा तो ये जो भी अगर होगा, ये मान लो थीटा है तो इधर क्या आता है, एम जी साइन थीटा, ये होगा हमारा अप्लाइड फोर्स। मैं इसे ऊपर खींच के ले जा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, तो ये है हमारा अप्लाइड। समझे कि नहीं? तो इसमें जो है हमारा ऐसे मान लो एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया हूं इधर, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे फोर्स लगाया हूं एफ, तो ये इधर आ जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये इधर इसका कंपोनेंट लेंगे ना। ध्यान समझना, ये मत समझना कि फोर्स इधर लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स है, ऐसे थोड़ी ना होता, वो तो सरकेगा सरफेस पे ही ना।
तो बेसिक कीवर्ड अगर आपको बस पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। देखो एक बेसिक फंडामेंटल का आपको सवाल मैं बताता हूं। देखो ये है तो जेई का, लेकिन गिवन इन द फिगर आर टू ब्लॉक्स ए एंड बी, वेट कितना दिया है 20 न्यूटन एंड 100 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, दीज आर बीइंग प्रेस्ड अगेंस्ट बाय द वॉल, द फ्रिक्शनल फोर्स एफ एज सोन against by a force F as shown in the figure. If the coefficient of friction between the block is 0.1 and between block and surface 0.15, the frictional force applied by the wall, the frictional force by the wall on the block P, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि ये वाला जो सरफेस है इस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाएगा, ठीक है। इसका कोफिशिएंट दिया है, उसका कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर से प्रेस किया है तो यानी ये नीचे सरक नहीं रहा है, और नीचे सरकाने के प्रयास कौन करेगा? इसका वेट, समझे। तो मैंने इसका ऐसे ही जनरली बना दिया हूं फ्री बॉडी डायग्राम। इसका वेट नीचे लगेगा तो सरकना नीचे चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। अगर ये सरक नहीं रहा है तो जितना नीचे होगा, जितना हमारा नीचे होगा उतना ही ऊपर हो जाएगा। एक चीज और भी ध्यान से समझना है, अगर इस सरफेस, ये सरफेस जो है इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाया है, तो ये सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगाएगा, तो 20 ऊपर है तो 20 नीचे भी हो जाएगा। समझे कि नहीं बात को? और इसका खुद का वेट भी तो नीचे 100 लगेगा, तो ये वाला सरफेस जो है इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगाएगा और ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगाएगा, तो ये F2 हो गया। तो F2 जो आया वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे नहीं स्लाइड कर रहा है, नीचे नहीं स्लाइड कर रहा है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो डायरेक्ट F2 कितना हो जाएगा 100 + 20, तो 120 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक कीवर्ड का है। आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कीवर्ड समझा दूंगा सारे, है ना। इसमें एक नोट लिखना है क्या, कि अगर मान लीजिए n = mg होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन ही फोर्स नहीं है। लेकिन जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो हमारा एक इधर n आता है, एक इधर आता है, नेट फोर्स जो है इधर आता है। समझे कि नहीं? समझे? यानी ये क्या है, हमारा कंपोनेंट है। जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन ऐसे बना हमारा। ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, एक नॉर्मल कांटेक्ट, है ना। tan थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो वेक्टर लगाया हूं परपेंडिकुलर अपॉन f/n, f की वैल्यू μ × n से n कट गया, ये μs होता है। तो यहाँ tan थीटा s भी लगाना चाहो तो निकाल सकते हो। तो जो tan थीटा होता है वही μs होता है। ये भी कभी कभी नीट के सवाल में डायरेक्ट यूज होता है। अगर नेट फोर्स हमें निकालना है तो रूट में f² + n² हो जाएगा। समझे? इस पे भी मुझे लगता है सवाल इनको पूछना चाहिए, है ना। इस पे सवाल कैसा आएगा जी? ये तो HC वर्मा का क्वेश्चन है, इसे आप समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। इसमें क्या कह रहा है कि देखो HC वर्मा के कुछ बेसिक एग्जांपल पेस्ट किया हूं, ज्यादा टफ वाले नहीं। अ बॉडी ऑफ मास 400 ग्राम स्लाइड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन, find the angle made by the contact force on the body with the vertical and the magnitude of the contact force, यानी दोनों चीज पूछा है, ठीक है। तो बेसिक आराम से पूछे, पहला है एंगल मेड, यानी tan थीटा के बारे में पूछ रहा है। तो tan थीटा डायरेक्ट क्या लगाते हैं f/n। f कितना इसमें अप्लाई किया है जी? 3 न्यूटन बोल रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स 3 न्यूटन है। n की वैल्यू क्या होता है? mg के इक्वल है, मास इसका 400 ग्राम दिया है, तो 0.4 × 10 तो 4 हो गया। तो F और N हो गया, तो नेट फोर्स भी निकाल सकते हो, रूट में f² + n², तो नेट कांटेक्ट फोर्स 5 न्यूटन आ गया। क्यों? बहुत सारे बच्चों को लगेगा नेट जो नॉर्मल फोर्स पूछेगा B वाला, ध्यान से देखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स, तो लोगों को लगेगा 4। अगर 4 टिक करके आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। अगर कोई ठीक ठाक सवाल पूछता है तो आप n को टिक करके मत चले आओ, आपको केयरफुली समझ के जाना है। ये हमारा नेट कांटेक्ट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर लगाया हूं, रूट में f² n² 5 आएगा, 4 नहीं। 4 क्या है? हमारा कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स है, नेट कांटेक्ट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। इसके बाद जो है अब एंगल निकालना बहुत इजी हो गया। tan थीटा की वैल्यू अभी अभी बताया, नहीं तो यहां से समझ सकते हो। ये है हमारा f और ये है n, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो f/n तो 3/4, ये 3 है 4, तो ये 3/4, 37 के सामने 3, मैंने बताया था tan 37 होगा 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल भी समझ में आ गया। तो इसे
इस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट मान सकते हो, वो भी एंगल तो नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट एफ की वैल्यू रूट में एफ स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे हो सकता है, सवाल जरूर बना ले ये लोग, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इस पे तो नीट में बहुत भर भर के आ चुका है सवाल, तो इसको मैंने इसमें पूछा क्या है, ये भी एच.सी. वर्मा का ही है। ये कह रहा है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन 1 kg block, B tension in the string connected by the 1 kg block, and C टेंशन स्ट्रिंग कनेक्टेड इन 0.5 kg। इसमें 3 सवाल है। मेरा मानना है कि नीट में अगर सवाल आएगा तो एक्सेलरेशन का आएगा, और एक्सेलरेशन लॉ ऑफ मोशन में सिखा दिया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास लगाना है, आंसर आ गया। हाँ, इसमें नेट पुलिंग फोर्स जब निकालोगे तो फ्रिक्शन रोकने का प्रयास करेगा, तो म्यू एम जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस ये याद रखना है आपको कॉन्सेप्ट। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने T1 माना हूं, यहाँ T2 माना हूं, यहाँ पर म्यू एम जी रोकने वाला पॉइंट 2 और मास 1 है, G10 2 हो गया। यहाँ पे म्यू एम जी लगाओगे तो 2, यहाँ भी 2 रोकने की ताकत, यहाँ भी 2, यहाँ एम जी नीचे होगा तो 5 न्यूटन खींचने का, बिल्कुल आसान है। 5 - 2 - 2 और नेट मास नीचे 1 + 1.5, तो 1 अपॉन 2.5, तो ये आया 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। ये मुझे लगता है पूछ लेगा। अगर यहाँ का टेंशन पूछता है तो इसको उठा के यहाँ लाओ। T1 ऊपर है, 0.5 G नीचे है, मतलब 5 न्यूटन। R नीचे रहा है तो नीचे आ रहा है किस एक्सेलरेशन से, 0.4, तो 5 - T1 = 0.5 इंटू एक्सेलरेशन 0.4। इसको सॉल्व किए, T1 4.8 न्यूटन आया। सेम अगर यहाँ T2 निकालना है तो ये इधर जा रहा है, इधर रोकने की ताकत 2 है, जा इधर रहा है तो T2 - 2 = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 की वैल्यू 2.4 न्यूटन आ गया। इस पे नीट में अगर आप PYQ देखोगे तो ऐसे सवाल मिल जाएगा। मैं लेंदी सवाल इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, हो सकता है वो टेंशन पूछ ले, लेकिन प्रोबेबिलिटी एक्सेलरेशन का ही है ना। समझे मेरी बात, बोलो जी। उसके बाद जो है हम लोग बेसिक एक फंडामेंटल डिस्कस करते हैं, ये चाहे इसे कर ही देते हैं आपको। ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसा तो चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ट्राई करना तो कर सकते हो, है ना। एक बार मत, ये भी एच.सी. वर्मा का ही सवाल है। ये कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन A1, A2, A3 ऑफ द 3 ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड ऑन द 2 kg, 3 kg, 7 kg एंड सो। ठीक है भाई, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें हाथ रख के मैंने n निकालने का तरीका बताया था, बिल्कुल आसान तरीके से, तो मैं यही इसमें काम किया हूं। क्या यहाँ पर ये तो 0 है, यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स का यूज करना है, यहाँ पे म्यू एम जी यहाँ निकालना है। यहाँ अगर हाथ रखोगे थर्ड वाले पे, यहाँ पे रखोगे तो 2G आएगा ना जी, 2G, और म्यू की वैल्यू 0.2 है तो 4 न्यूटन आए। यहाँ हाथ रखोगे तो मास कितना लोगे, 5G यूज करोगे, 5G, तो 0.3 × 5 तो 15 न्यूटन आ गया। समझे, इसमें हमें समझना क्या था, समझना बस इतना है कि अगर हमारे पास ये जो ब्लॉक है, ध्यान से समझना, इसमें सबसे नीचे वाले सरफेस स्मूथ है तो यहाँ रोकने की कोई ताकत नहीं है, यहाँ रोकने की ताकत 15 की है, यहाँ रोकने की ताकत 4 का है। ये कह रहा है कि 2 kg ब्लॉक पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, इस पे 2 kg कहाँ पे, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो इधर 4 लगेगा, मैक्सिमम लग सकता है, तो ये 4 इसको खींच ले जाएगा, यानी ये वाला सरफेस जो है इसको रोक नहीं पाएगा, ये स्लाइड करके आगे। तो इस पे 4 लगेगा, तो 4 इसकी वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स 4 इधर लगा, सॉरी, तो इस वाले सरफेस की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर 4 लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है ये अप्लाइड फोर्स का काम करेगा। इसमें अगर चेक करेंगे तो ये नीचे रोकने की कोई ताकत ही नहीं है, तो ये दोनों एक साथ ही जाएंगे। ये जो है इस पे अगर फोर्स देखोगे तो यहाँ नीचे कोई रोकने वाला होता तब इस पे हम चेक करते कि ये इस पे स्लाइड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके नीचे स्मूथ है तो ये दोनों एक साथ जाएगा। तो यहाँ एक्सेलरेशन निकालने का छोटा सा कॉन्सेप्ट बस, नेट फोर्स इक्वल टू मतलब F इक्वल टू ma, तो 10 इधर है 4 इधर है, तो 10 - 4 कितना हो गया 6। इसका मास कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये एक साथ जाएगा, तो ये 3 है ये 7 है,
4/10, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो। समझे कि नहीं? 0.4 है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है जी? 0.4, समझे? तो इस तरीके से आप क्या है, इतने ऐसे सवाल तो नीट में प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी बनता है तो ऐसे 3 ब्लॉक का चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब कहीं पे भी लगा सकते हो, जैसे मान लो अब ये 10 न्यूटन है, अगर इस पे लगा दो, ध्यान से समझना, यहाँ रोकने की ताकत 4, यहाँ 15, तो इधर तो टोटल 19 हो गया ना, तो ये 10 न्यूटन तो इधर नहीं खींच पाएगा, लेकिन यहाँ तो स्मूथ है, तो ये इस पे ना सरकेगा ना इस पे सरकेगा, ये नीचे सरकेगा, तो ये तीनों ब्लॉक एक साथ जाएगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, 10/12 हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक और केस है, अगर इस 10 न्यूटन को इसमें लगा दे 10, तो ये 15 है, तो इस पे तो स्लाइड करेगा नहीं, नीचे स्लाइड करेगा, तो इसके ऊपर वाले ब्लॉक उसी पर रहेंगे, एक साथ जाएंगे, तो इसमें भी एक्सेलरेशन 10/12 5/6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसे सवाल अगर आप सीख लोगे तो फायदे में रहोगे कि कैसे निकालते हैं। अब देखो, इसको भी ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि नीट में ऐसे सवाल आ चुके हैं। ठीक है, मैंने इसमें क्या है, ये भी एससी वर्मा का ही सवाल है। द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक शोन इन द फिगर, पॉइंट टू द टेंशन इन द स्टू स्ट्रिंग। फिलहाल इसमें टेंशन पूछा है, आपके पेपर में एक्सेलरेशन पूछेगा, तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास। ठीक है, इधर कितना है 50 न्यूटन हो जाएगा, इधर 150 न्यूटन हो जाएगा, mg लगाएंगे, यहाँ पे टेंशन T2 माना हो या T1। अब ये ध्यान से समझिएगा, ये कितना है हमारा 150 है, ठीक है, और ये कितना है 50 है, तो आपको पता चल रहा है कि ये 150 ज्यादा है, तो ये इधर खींचेगा, जब ये इधर खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा म्यू mg, तो 0.5 m कितना है जी 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इसका एकदम ये ए निकालना जरूर सीख के जाना, ये जरूर सीख के जाना है। अब ये 150 है, खींचने के लिए ये भी रोक रहा है, ये भी रोक रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 150 -10 और -50 और टोटल मास नीचे कर देना है, तो 15 + 5 + 5, तो ये हो जाएगा 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? हाँ, टेंशन पूछा अगर होगा तो बात है, लेकिन पूछने की प्रोबेबिलिटी इसलिए नहीं है, जब जेईई मेंस में बेसिक फंडामेंटल के सवाल आ रहे हैं तो नीट में भी आएंगे, क्योंकि टाइम टेकन भी देखा जाएगा, है ना। तो अब इसमें देखो, अब तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी नहीं ज्यादा मिलेगा, है ना, टाइम जो 20 मिनट्स बढ़ाए गए थे वो हटा दिए गए, ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ टाइम भी हटा दिया गया है ना। अब देखो, सपोज दैट यहाँ का टेंशन निकालना, तो इस बॉडी को मैं बाहर लेके आता हूँ, T2 ऊपर लग रहा है, 150 नीचे, एक्चुअल में ये किधर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो 150 ज्यादा है, तो 150 - T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो T2 की वैल्यू 96 न्यूटन आ गया। ये ऊपर जा रहा है तो T1 ज्यादा होगा, तो T1 - 50 मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व किया तो 68 न्यूटन। तो बेसिक फंडामेंटल के ही लगा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना, समझे मेरी बात। ये जो है मैं इसको क्या लिखूं, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। ये लाइक एज अ फॉर्मूला रटवा के भेजने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर, म्यू, द ब्लॉक इज स्मूथ, what is the maximum horizontal force can be applied the block mass m so that block move together। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रूफ किया हूँ, वो अलग बात है, लेकिन आप याद करके जाना। ये कह रहा है नीचे अगर स्मूथ है, अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं तो कितना लगा सकते हैं कि ये ब्लॉक एक साथ ही जाए, हो सकता है ऊपर नीचे एक दूसरे पे सरकने लगे भाई, है ना। तो इसका कंडीशन यही है कि आपको पहले मान लीजिए एक साथ जा रहा, मैंने तो इसे प्रूफ किया हूं, मैं मान लिया हूं एक ही साथ जा रहा है, और जब एक ही साथ जा रहा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो ये जब इधर जाएगा, इधर फोर्स लगा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर, ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगाएगा, तो ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर, तो ये क्या लगाएंगे F = ma, ये F - F = ma, सॉल्व किया तो F की वैल्यू आ गया, तो A की वैल्यू ये आ गया। वैसे मैंने ये बता चुका हूं, अगर ये ब्लॉक एक ही साथ जाता है तो हम ऐसा सिचुएशन कहे थे, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए, टेंशन न पालिए, ठीक है। तो मान लीजिए एक साथ जा रहा है हमारा, ठीक है, तो ये A की वैल्यू डायरेक्ट नेट फोर्स अपॉन मास कर देंगे, और F = ma लगा देता हूं। F होता है म्यू mg, मैक्सिमम हो सकता है यहाँ पर म्यू mg ma, ठीक है, A की वैल्यू म्यू g होगा, ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ से म्यू g आ गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते हो F की जगह, तो F की वैल्यू म्यू m + M होगा। तो अगर आपसे कभी
ऐसे कंडीशन का एफ मैक्स पूछता है तो म्यू जी एम प्लस एम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, समझे। ठीक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। देखो ऐसे भी सवाल पूछा, देख रहे हो, जब नीट में जेई में पूछ रहा था, आप में क्यों नहीं पूछ सकता है। इसमें कह रहा है कि 2 kg ब्रिक्स टू स्लाइड ओवर अ सरफेस विच इंक्लाइन एट एंगल 45 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस। एंगल आपको पता है तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा भी नहीं बताया, तो 1045 1 टिक करिए, आगे बढ़िए, है ना। बोलो जी। देखो यहां पर क्या पूछा है कि a heavy box 50 kg moving on a horizontal surface, the coefficient of kinetic friction between the box and horizontal surface 0.3, the kinetic friction। तो अभी नहीं बताया, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन यूज करना है, तो म्यू के एम जी 0.3 50 इंटू 9.8 147 टिक करो। तो एक चीज मैंने देखा हूं, हो सकता है ध्यान रखे रहिएगा एग्जाम में, अगर जी की वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो कोशिश करिए 9.8 ही लीजिए, अगर ऑप्शन पास पास में दिए गए हैं तो। अगर काफी दूर दूर वैल्यू है तो कोई टेंशन ही नहीं है, है ना। अब देखो ऐसे सवाल आ सकते हैं। इसमें क्या पूछा है, कंसीडर अ ब्लॉक ट्रॉली सिस्टम सोन इन द फिगर, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड सरफेस, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बताना है। कंसीडर द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल एंड पुली इज आल्सो मासलेस इन फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ही बताना है। यहाँ रोकने की ताकत म्यू एम जी 8 न्यूटन, खींचने की ताकत 60 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन निकालने का क्या बताया, नेट पुलिंग फोर्स 60 माइनस 8 अपॉन टोटल मास 20 और 6 26, तो डिवाइड करिए 2 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन में इसमें आज मैं कराने वाला था, उसे मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं। इसमें पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कोई भी बच्चा डायरेक्ट इसे बता सकता है। इसमें क्या करना है, ये कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg टाइड टू अ एंड मासलेस स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग passes over a pulley which friction the acceleration of the system in terms of g। ठीक है भाई, खींचने की ताकत यहाँ 6g की, यहाँ रोकने की ताकत 4g की, कैसे पता चला, इधर ज्यादा है तो वही तो खींचेगा। तो मैंने एक्सेलरेशन का तरीका बताया, नेट पुलिंग फोर्स, ये खींचने वाला रोकने वाला 6g माइनस 4g, और टोटल मास 4 और 6 कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 10, इससे कट किया तो 5 से, तो g बाई 5, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे यानी कि प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं इसमें पुल्ली पे सवाल अगर दूंगा तो। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता रखा हूं, फ्रिक्शन का भी मैंने बता दिया था। अच्छा, ऐसे सवाल मतलब नॉर्मली आते रहते हैं। ठीक है, देखो ऐसे एक और भी सवाल भी आ गया है, बाकी इसकी पूरी पीवाईक्यू सिस्टमेटिकली रिवाइज करना है ना, सिर्फ पीवाईक्यू के हमें क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। देखो इसमें कह रहा है द टू मासेस शोन इन द फिगर सस्पेंडेड द मासलेस पुली, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आर लेफ्ट। यहां पर कितना लगा है 10g, यहां पर कितना लगेगा 5g, खींचने की ताकत ज्यादा है तो 10g माइनस 5g कितना आया 5g, और टोटल कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो g बाई 3, बी ऑप्शन हो गया। इसमें पूछ रहा है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ओवर अ पुली p, द मास m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal table, the coefficient of friction mu, the pulley is frictionless and negligible mass, the downward acceleration m1। ठीक है, समझे। तो इसमें क्या करना है, ये रोकेगा, इधर रोकेगा, सबका मास पहली बात सेम कर लो, ये कह रहा सबका मास क्या है सेम है, तो m मान लिया है इसने, तो हम भी मान लेते हैं। इधर रोकेगा किससे, म्यू एम जी से, जब इधर सरकेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा ना, ये भी इधर रोकेगा म्यू एम जी से, और एक्सेलरेशन का मैं यही तो खाली खींचने का काम करेगा एम जी। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट एक लाइन में ए की वैल्यू नेट पुलिंग फोर्स एम जी खींच रहा है, म्यू एम जी ये भी रोक रहा है, म्यू एम जी दूसरा वाला भी रोक रहा है, और टोटल मास कितना हो जाएगा, 3 बार एम को ऐड कर लो। तो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, जैसे ये लिख रहा है एम जी को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 3m, m से m कट गया, तो ये हो जाएगा g बाई 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया।
तो एक्सेलरेशन कौन सा मैच करेगा जी इसमें? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन पे नहीं टिक किया हूं जी, ध्यान देना, सी ऑप्शन टिक हो गया, ठीक है, समझे। तो मतलब अगर बेसिक फंडामेंटल हो सकता है इसी सवाल में यहाँ पे टेंशन या यहाँ पे टेंशन पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ी ना है, इसीलिए मैं यहाँ टेंशन भी निकालने के लिए बताया हूँ। सपोज दैट यहाँ पे टेंशन बोलेगा तो आप यहाँ पे मान लो टी मानते हो, तो कैसे करोगे? नीचे क्या लग रहा है हमारा, ये नीचे आ रहा, तो mg माइनस t1 मानना पड़ेगा, इक्वल टू जो भी एक्सेलरेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हो सकता है यहाँ पे टेंशन पूछ ले, क्योंकि इसमें तो टेंशन सेम होगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन अलग होगा, तो फिर यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मान लो, इसी को मैं बाहर लेके आता हूँ, इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। इधर क्या लगेगा हमारा म्यू mg, और इधर लगेगा हमारा क्या जी, टेंशन T2। जा किधर रहा है, इधर, तो T2 माइनस म्यू mg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैल्यू काफी छोटा दिया रहेगा, जो इजीली रख के आप आंसर निकाल सको, है ना। तो इसे बेसिक कीवर्ड मेरा यही था, ये सारी चीजें बाकी कंपोनेंट लेना सीख ले, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। उसके बाद जो है मुझे इसमें बताना था, इसमें कह रहा है हमारा हॉरिजेंटल फोर्स 10 न्यूटन नेसेसरी टू जस्ट होल्ड द ब्लॉक स्टेशनरी, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक 0.2 द वेट ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है। तो जब इस पे लगाएगा तो इसे अप्लाइड फोर्स, जो वेट नीचे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये जो है दीवार इस पे एन इधर लगाएगा तो ये वाला सरफेस इधर लगाएगा, ये वाला दीवार जो है सरफेस जो है इसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, तो इसकी वजह से इधर नीचे। ये अगर सरक नहीं रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो W जो होगा F के इक्वल होगा, समझे। और F की वैल्यू कैसे निकालते हैं जी, म्यू इंटू एन से, और म्यू कितना है 0.2, यहाँ n कितना आएगा, n की वैल्यू 10 आएगा, mg मत ले लीजिएगा, तो 2 न्यूटन आ गया, तो जो W आएगा हमारा कितना आ गया, F 2 न्यूटन के इक्वल हो गया हमारा डायरेक्ट, समझे। तो ये जो है यहाँ n ना लिखिए, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर जो है 2 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं? बस ये ध्यान देना, म्यू mg बच्चे यूज करते हैं हर जगह, ऐसी गलती नहीं करना। F की वैल्यू क्या होता है, म्यू mg यूज करते हैं, ऐसा हर जगह थोड़ी लगेगा, वो तो डायग्राम बना के देखना पड़ेगा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स mg मतलब ये है W, ये mg के थोड़ी निकल है, n तो 10 न्यूटन के इक्वल आ रहा है, किसके, जितना इधर उतना इधर, तो ये नहीं आ रहा है n की वैल्यू 10, तो इसमें एक गलती ना करिएगा। बाकी एक कॉन्सेप्ट इसे मुझे बताना है ये, इसमें भी लिमिटिंग कंडीशन बहुत जरूरी है, इसमें स्यूडो फोर्स लग रहा है लेकिन लगेगा वैसे ही। ये कह रहा ब्लॉक मास m इन कांटेक्ट विद द कार्ट C shown in the figure, the coefficient of static friction between the block and cart mu, the acceleration alpha the cart prevent the block falling satisfactorily। ये कह रहा है कि इस कार्ट को किस एक्सेलरेशन से आगे ले जाएं कि ये ब्लॉक नीचे ना सरके, ठीक है भाई। तो ये आगे जाएगा तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर ma, n इधर लग रहा है, mg नीचे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तब ऊपर लगेगा, तो F की वैल्यू mg की इक्वल हो जाएगा, n ma की इक्वल हो जाएगा। लेकिन बात ये है इसमें इनइक्वालिटी में लिखा है, तो थ्योरी पढ़ाते समय मैं इनइक्वालिटी नहीं यूज किया था क्योंकि मुझे क्वेश्चन से ही समझाना था। जो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा जी, अप्लाइड फोर्स की या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, कहीं नोट डाउन कर सकते हो। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा या उससे कम होगा। अप्लाइड फोर्स के बराबर कहाँ होगा, जहां जस्ट मोशन करने की टेंडेंसी में आ रहा होगा, या काइनेटिक और स्टैटिक दोनों सिचुएशन में वो कम ही होगा। एक समय बराबर हो सकता है जहां जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, जहां जस्ट स्लाइड करने वाला होगा तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल होगा। तो लेकिन हमें तो इनइक्वालिटी में लिखना है ना जी, ये जो ma होगा हमारा, ठीक है, म्यू इंटू एन, F जो होगा mg से ज्यादा होगा, समझे कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, म्यू ma ग्रेटर देन इक्वल टू mg, m दोनों साइड से कट जाएगा तो a ग्रेटर देन g बाई म्यू होगा। तो अगर यहाँ a मैंने लिया हूं लेकिन क्वेश्चन में अल्फा दिया है तो अल्फा कर सकती हूँ। अच्छा, किसी को अगर इनइक्वालिटी का टर्म्स याद रहा होगा तो शायद उसे सॉल्व न करना पड़े, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन तो लेस देन लिखा है लेकिन इक्वल नहीं लिखा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा है, तो इसे डायरेक्ट भी टिक करा जा सकता है। तो ये टर्म याद रखे रहना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। ये हमारा म्यू इंटू एम, तो एफ है हमारा वो mg से क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है। दोबारा बोलता हूं, अप्लाइड फोर्स जो होगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जब वो रेस्ट में रहता है,
तो अप्लाइड फोर्स अगर रेस्ट में है तो इक्वल हमारा आएगा या उससे कम आएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, ये वाली केस आप लिख सकते हो तो कहीं लिख लेना। देखो इस पे एक क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया हूं, और ये 2019 का है। ये कह रहा है कि ये जो है हमारा ब्लॉक इस तरीके से मतलब सिलेंडर घूम रहा है। इस पे हमारा एक मैं रीड करके भी बता दे रहा हूँ। ये कह रहा ब्लॉक मास 10 kg कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल हॉलो सिलेंडर ड्रम, रेडियस 1 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इनर वॉल सिलेंडर 0.1, द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इन द वर्टिकल रोटेटिंग अबाउट एक्सिस। यहाँ भी यही लगाना है। यहाँ का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होगा हमारा, इसका एक्सेलरेशन अंदर की ओर लगता है तो स्यूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा ma, और n इस वॉल की वजह से n इधर लगेगा, f ऊपर तो mg नीचे। f की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा, मैं ये लर्न करने के लिए कह रहा हूं, है ना। तो ये म्यू एम ए होगा ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। अच्छा एक चीज ध्यान रखे रहना, यहाँ पे भी सेम है, a ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू, यहाँ भी सेम है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ी चेंज होगा। हाँ बस एक चेंज हो जाएगा, कब? क्योंकि अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या तो ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने ओमेगा बताना था तो आर ओमेगा स्क्वायर किया, ओमेगा की वैल्यू जी अपॉन म्यू, वैल्यू तो इतना इजी दिया ऐसे लग जाएगा, जी की वैल्यू 10 आर की वैल्यू 1 म्यू 0.1, तो ये हो गया 10 इंटू 10, तो 10 रेडियन पर सेकेंड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपको कीवर्ड पता है तो क्वेश्चन नीट में जो है बहुत ज्यादा वैसा कैलकुलेशन नहीं देगा कि आप ना कर पाओ, आराम से कर सकते हो, है ना। बोलो जी। दूसरा, अगर मान लो हमें v पूछा होता तो a की जो g बाई म्यू था v स्क्वायर अपॉन r रख देते तो v की वैल्यू आर जी बाई म्यू, ठीक है। तो इसे फॉर्मूले के भी नोट डाउन कर सकते हो तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया, इसको एक बार रिकॉल करिएगा। सर्कुलर मोशन में हम लोग क्या पढ़े थे जी, कि अगर कोई पार्टिकल या कोई कार सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसका अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो मैंने कहा था उस पर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको बोलते हैं mv स्क्वायर बाई आर। तो मैंने mv स्क्वायर बाई आर लगा दिया। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन ना होता तो ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता, क्योंकि ये स्किड कर जाता। इसीलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है मैक्सिमम हम लोग निकालते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू n से, तो म्यू एस mg लगेगा, है ना। यहाँ पर ma जो होगा लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स होगा, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तब भी वो स्कीड कर जाएगा, हमारा स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनइक्वालिटी के टर्म में भी आप जो है जरूर लर्न करिएगा, है ना। जो ma है हमारा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से बराबर हो सकता है या उससे कम होगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो स्कीड कर जाएगा। अगर ये सर्कुलर मोशन, अगर ये लीनियर होता, मैंने कंपैरिजन करके बताया था, अगर लीनियर होगा तो ए ही रहने देंगे, लेकिन अगर ये सर्कुलर पाथ की बात चलेगा तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर लेस देन इक्वल टू म्यू एफ एम जी, तो वी हो जाएगा हमारा रूट में म्यू आर जी, ठीक है। तो इसे म्यू एस लिखते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं। तो v की वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन बन गया। हो सकता है ओमेगा पूछे तो ओमेगा की जगह आर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी आर आएगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले पे डायरेक्टली सवाल एनसीईआरटी में भी दिया है और नीट में आया भी है और आगे भी हो सकता है आए, तो ये कीवर्ड जरूर लर्न रखे रहिएगा। मतलब इससे ज्यादा वी मैक्स है ये, इससे ज्यादा। अच्छा, जहां पे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये ध्यान रखिएगा, जहां भी मैं डिस्कशन करता हूं इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू, है ना। मतलब या मैक्सिमम इतना हो सकता है या इससे कम हो सकता है, यानी ये वी मैक्स है। तो अगर जनरली आप लोग ऐसे ही तो हम लोग करते हैं, वी मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट लेते हैं रूट में म्यू एस एम जी ले लेते हैं, लेकिन मैं इनइक्वालिटी के टर्म में लिया हूं। अगर हमें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकलता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हो सकता है ये एंगुलर वेलोसिटी पूछे, ठीक है, इसे नोट डाउन करना है। और बैंकिंग अगर मैं फ्रिक्शन के साथ करते हैं, मैंने बैंकिंग कर दिया रोड को, अगर विदाउट बैंकिंग अगर हम लोग करेंगे तब उसको ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, ध्यान रखे रहिएगा। जैसे रोड बैंकिंग विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। अगर मैं बैंकिंग, जैसे मैं थोड़ा फिगर इसलिए पेस्ट किया हूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाए बैंकिंग का मतलब क्या है, कि रोड को हल्का सा ऐसा कर दे, ठीक है।
मतलब ये थोड़ा इधर से उठ गया है, तो इसका अगर मैंने डायरेक्ट इससे पेस्ट कर लिया, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा तो ये एन होगा, ये एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है जो अंदर की ओर लग रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है इस व्हीकल को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है तो हमेशा mv²/r लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग जी, n साइन थीटा ही mv²/r होगा और n cos थीटा mg के इक्वल होगा हमारा। दोनों को डिवाइड करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू v²/rg, तो v होगा rg टेन थीटा। इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ये टर्म्स जो है एनसीईआरटी में यूज किया है। तो हो सकता है सिर्फ आपसे ये पूछ ले कि ऑप्टिमम स्पीड कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो ये विदाउट फ्रिक्शन वाला है, यहाँ पे कोई भी अभी फ्रिक्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्टिमम स्पीड इतना हो सकता है। मतलब इससे अगर कम करेंगे तब भी स्लाइड हो जाएगा और इससे ज्यादा करेंगे तब भी स्लाइड हो जाएगा। इसीलिए रोड को रफ बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन उसको एडजस्ट कर ले। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर हमारा ये बाहर स्लाइड होना चाहेगा तो बाहर नहीं सरकने देगा, अंदर स्लाइड होना चाहेगा तो अंदर नहीं स्लाइड होने देगा। इसको बताते हैं हम, है ना, ठीक है। इसको जो है इस पेज को यहां कर दीजिए। मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, यही रोड मैंने कंसीडर किया हूं, लेकिन अब फ्रिक्शन लेने, अगर फ्रिक्शन लेंगे तो मैं इसका प्रोजेक्शन में थोड़ा सा बनाया हूं, तो आप इसे ट्रेंगल मत समझिएगा। मतलब हम किसको कंसीडर किए हैं जी, यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन जो है ये मैंने इसको जो है वहां पर ट्रेंगल टाइप का बना लिया, ठीक है। लेकिन इसका सेंटर तो इधर ही होगा ना, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं कि रेडियस इधर है, रेडियस हमारा इधर होगा, सेंटर इधर ही कहीं होगा, तभी तो स्यूडो फोर्स हम इधर लगाएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल का है, मैं इसको एक बार डिस्कस करता हूं, स्लोली ध्यान से देखना। अगर इस पे कार इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है, अगर मैक्सिमम स्पीड लेते हैं तो ये बाहर सरकना चाहेगा। जब कार बाहर सरकना चाहेगा, कार किसे बोल रहा हूं इसे, तो ये बाहर सरकना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स अंदर लगेगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया हूं, यहाँ नीचे mg लगेगा हमारा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगेगा, mv²/r लगेगा। तो इसमें सिर्फ कंपोनेंट लेना है, इधर क्या आ जाएगा mg cos थीटा और इधर mg sin थीटा आ जाएगा। mv² जो है हमारा, अब ये ध्यान देना, ये अगर थीटा है, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से मैंने किया हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये mv²/r का इधर कंपोनेंट लेंगे तो mv²/r cos थीटा हो गया, सिंपल, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये हमारा स्लाइड ना करे, स्किड ना करे, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे लगा देंगे, तो ये हमारा आगे जाएगा। तो नीचे क्या लग रहा है, mg sin थीटा और प्लस f, उधर कितना लग रहा है mv²/r cos थीटा, इक्वल कर दो, सॉल्व हो गया। एक और केस है, सॉल्व करने बाद की बात है, मैं इसे कीवर्ड समझा रहा हूं, कभी कभी माइंड से कीवर्ड निकल जाता है, आप डिराइव भी कर सकते हैं। अगर ये कम स्पीड से अगर हम करते हैं तो कार नीचे सरकना, रोड जब बैंकिंग करेंगे तो नीचे सरकेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग जाएगा। और हम चाहते हैं नीचे स्लाइड न करे, नीचे स्लाइड न करे, तो इसमें सब कुछ वही है, बस डायरेक्शन बदल गया फ्रिक्शन का। तो उन्हें फ्रिक्शन को, ये mg sin थीटा है, ये f प्लस mv²/r cos थीटा हो गया। अभी फ्रिक्शन में इधर ऐड कर रहा था, इस केस में फ्रिक्शन में इधर ऐड करूंगा। तो जो एनसीईआरटी में बुक में दिया है वो v मैक्स दिया है, v मीन नहीं दिया है। हो सकता है v मीन पूछ ले, तो मैं इन दोनों को फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करके जाना है। और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है, तो n की वैल्यू mg cos क्या है, ये mg cos थीटा और mv²/r sin थीटा। n की वैल्यू यहाँ रख देना है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझे कि नहीं, बोलो जी। नहीं किसी एक को नॉर्मल करना चाहो कर भी सकते हो, मैंने दोनों केस एक ही में डिस्कस कर दिया हूं। मैं एक किसी को करके दिखाता हूं, सपोज डेट मैं इसी को करके दिखाता हूं, है ना, v मैक्स करूं। हमारे पास जो आ रहा है mg sin थीटा और प्लस f इक्वल टू mv²/r cos थीटा। f की वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन रखना है, ठीक है। और n की वैल्यू मैंने क्या बताया, यही होगा mv²/r sin थीटा और mg cos थीटा। तो मैं एक ही लाइन में लिखता हूं भाई, यहीं पे डायरेक्ट ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा म्यू इंटू एन, एन की जगह क्या रखना है mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r cos थीटा, ठीक है। ये थोड़ा सा माइंड सेट हो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं, वैसे जनरली तो इसके फॉर्मूला ही लर्न रखना है।
और इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, अब सबको mv²/r को उधर कर लो, इधर कर लो mg को। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से mg कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा, यहाँ से mg कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा म्यू कॉस थीटा, एक ही लाइन में हो जाएगा। mv² को उधर ले जाओ और mv²/r को कॉमन भी ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा, और ये इधर जाएगा म्यू से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा म्यू साइन थीटा। अच्छा एनसीईआरटी की बुक में देखोगे जो आंसर है वो टेन थीटा के टर्म में, तो हम टेन थीटा बना लेते हैं, इसमें क्या है टेन थीटा इसे बनाते हैं, तो यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा दोनों साइड से कट जाएगा तो फिर वही आ जाएगा। आपको पता है ये m से m भी कट गया, इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया हमारा आर जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो म्यू प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यहाँ कर सकता हूँ, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो 1 माइनस म्यू टेन थीटा को इधर डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा v², स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट बन गया सॉल्व। बड़ा डेरिवेशन करोगे तो बड़ा बनेगा, छोटा करोगे तो छोटा बनेगा, ये हो जाएगा v जो है हमारा, इसी को बोल रहा हूं v मैक्स। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, सीधी सी बात। मतलब ये जो फॉर्मूला है नीट 2016 में डायरेक्टली पूछा है, अभी मैं पेस्ट भी किया हूं और आगे डिस्कस करूं, कोई कीवर्ड नहीं छोड़ूंगा, थोड़े लेक्चर हो जाएंगे, छोटे छोटे लेक्चर ले लेंगे लेकिन सारे कवर कर लेंगे, है ना। अच्छा एक बात बताना ध्यान से, इस वाले केस में यहाँ पर f को जो है हम इधर ऐड कर रहे थे, इसमें उधर ऐड कर रहे हैं, सेम चीज को इधर यहाँ ला सकते हैं, तो यानी सीधे सीधे यहाँ f को ऐड किया हूं, यहाँ f को माइनस किया हूं, यानी कुछ नहीं करना है आपको, इसी में मैं सिखाता हूं आपको। अगर मिनिमम के लिए निकालेंगे, कौन सा, मैं ये कलर ले रहा हूं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो वी मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला एक ही याद रखना है, तो वी मीन का फॉर्मूला क्या बना जी, आर जी ब्रैकेट में म्यू माइनस टेन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ये बन गया हमारा वी मीन। ये पूछा नहीं है लेकिन हो सकता है सिर्फ फॉर्मूला पूछ ले, इसे मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सवाल है पूछा था नीट 2016 में। क्या पूछा है इसमें जी, इसमें पूछा है अ कार नेगोशिएटिंग कर्व्ड रोड रेडियस आर, द रोड इज बैंक एट एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द कार एंड रोड इज म्यू एस, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो एक चीज ध्यान देना है, मैक्सिमम की बात करेगा तो आपको ये याद रखना है, मैक्सिमम में ऊपर क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, ज्यादा है तो ऊपर ओबीएस है प्लस होगा, है ना, मेरी बात से सहमत हो। तो इसमें मैक्सिमम प्लस वाला, तो इसमें ध्यान देना, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसमें जी बाई आर बोला है, जी बाई आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसे भी इसे टिक कर सकते हो डी ऑप्शन। तो एग्जाम देते समय एक चीज का ध्यान देना है, कभी कभी ऑप्शन ऐसा देता है कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा टेक्निक यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, तो सवाल आराम से बनेगा। थोड़ा भी अंडर प्रेशर आए बिल्कुल आसान सवाल गलत हो जाएगा। इस बार का पेपर बहुत इजी आने वाला, तो हो सके तो थ्योरी को कहीं मार्क करो, थ्योरी को सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करो और बेसिक फंडामेंटल के सवाल मल्टीपल बार लगाओ, एकदम बिल्कुल बेसिक आएगा। जेईई मेंस का एक भी क्वेश्चन पेपर टफ नहीं बना है ना, समझे। तो ये चीज मेरा मकसद था कि आप ये रेंज के टर्म में याद करें, है ना, इसीलिए मैं आज कर रहा हूं कि इसे डिस्कस कर दे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट किया था ताकि डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीके से रेंज लिख सकते हो, है कि नहीं। वी का क्या होगा, वी इसके रेंज के बीच में होगा, हो सकता है रेंज ही पूछ ले, है ना, तो रेंज पूछने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक पूछा है। अब देखो जो छोटे छोटे सवाल अगर बेसिक फंडामेंटल के, इसका मैंने ऑलरेडी बताया था, ऐसे हो सकता है, और बॉडी स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन moves with an deceleration 0.4 meter per second, what is the coefficient of the kinetic friction between the block and plane। तो ए की वैल्यू जो होता है म्यू जी होता है, सिंपली डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ए दिए रखा है, म्यू की वैल्यू 0.4 होगा। ये तो एचसी वर्मा का बेसिक फंडामेंटल था, ठीक है। सर्कुलर मोशन में मुझे उतना ही डिस्कस करना था। अभी मुझे टू ब्लॉक का पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं कर पाया था,
एक के बाद 3 का बता दिया था। 2 का ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें पेस्ट नहीं हुआ होगा, इसीलिए 2 का इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता बच्चों को। क्या ये सबसे ज्यादा पूछता है और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना सबको इसी में कंफ्यूजन होता है। तो इसके मैं केस बना रहा हूं, आप लर्न कर लेना, सीधी सी बात। 2 ब्लॉक का सिस्टम मैं डिस्कस करूंगा तो इसको स्मॉल माना, कैपिटल एम माना, यहां पर स्मूथ है, ये म्यू है, इस पे एफ ले लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि एक साथ अगर जाएगा तो लगेगा एक ही ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास कंसीडर करेंगे तो ये कैपिटल एम हो जाएगा हमारा, ठीक है। फोर्स अपॉन टोटल मास, समझे कि नहीं, बोलो जी। तो ये कैपिटल एम है, ठीक है ना। या इसे साफ सुथरा, ये क्या है हमारा कैपिटल एम है, ये भी हमारा कैपिटल एम है, बीच में प्लस है, ठीक है। अब एक साथ जा रहा है तो इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन भाई सेम होगा। अच्छा ये इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर सरकेगा, इस पे फोर्स लगा है तो ये पीछे आगे जाना चाहेगा, तो ये वाला सरफेस जो है, ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाएगा। अगर इसकी वजह से इस पे पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इसकी वजह से इस पे आगे लगेगा, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मैंने निकाला रख दिया, ठीक है, सिंपल। दूसरे की वजह से अगर निकालना चाहे तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कैपिटल एम लेंगे। मतलब ये 2 इक्वेशन ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, ऊपर वाले का ये नीचे वाले का, ठीक है। देखो लेकिन मैंने कहा कि ये सरकेगा कब नहीं, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू एम जी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, ये एफ ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये है कितना जी, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ लेस देन इक्वल टू म्यू जी एम प्लस एम। मैक्सिमम इतना ले सकते हो या इससे कम, इससे ज्यादा अगर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, स्लाइड कर जाएगा, समझे। मतलब दोनों ब्लॉक है अलग अलग चलने लगेंगे, जब तक इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब तक वो एक साथ ही ब्लॉक जाएगा। इसको एक्सीड कर देता है हमारा, तब समझ लीजिएगा कि एक साथ नहीं जाएगा। तो चेक करने का तरीका ये है, ठीक है। यहाँ चेक भी लिख सकते हो, इस तरीके से चेक करना है सवाल को, एक साथ जाएगा या अलग अलग जाएगा, ठीक है। अगर ये इससे ज्यादा आ जाता है तो ये अलग अलग जाएगा, तो इसको एक्सेलरेशन निकालने कैसे, A1 मान लो, फोर्स अपॉन मास, म्यू एम जी अपॉन एम, तो म्यू जी हो गया। ये A2 से जाएगा तो F माइनस एफ इक्वल टू टोटल मास, तो ये A2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। दूसरा केस हो सकता है फोर्स नीचे वाले पे नहीं ऊपर वाले पे लगा हो, ऊपर वाले पे लगा हो तब भी पहले मान के चलूंगा एक साथ जा रहा है, तो एक साथ जाएगा तो एक्सेलरेशन, और ये निकालेंगे तो कैपिटल एम इंटू ए, ये लगा रहा हूं इसे। वैसे इक्वेशन तो ये दोनों बनेंगे, लेकिन मैं उससे सॉल्व करना चाह रहा हूं जिसमें एक ही फोर्स कनेक्टेड होता है, एफ इक्वल टू मास इंटू मास इसका लेंगे और एक्सेलरेशन टोटल। इसमें भी जो फ्रिक्शन फोर्स है इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्लाइड कर जाएगा भाई। तो ये कंडीशन है, यहां से मैंने फोर्स डेराइव किया, तो फोर्स की फॉर्मूला हमारा ये आया, ये आया एफ लेस देन म्यू जी एम अपॉन कैपिटल एम, एम प्लस एम, ठीक है। इससे कम या इसके बराबर होगा तो ये ब्लॉक एक साथ जाएगा, अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो अलग अलग जाएगा। इससे ज्यादा हो जाता है, जैसे मान लो ये ज्यादा हो गया इससे, तो अलग अलग जाएगा। इसका एक्सेलरेशन दिस माइनस दिस इक्वल टू मास, और इसका F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A2F अपॉन एम। इसे डायरेक्ट यूज करना है। एक मैं बेसिक सवाल खुद से बना दिया हूं, एक्चुअल में क्या है आपके बुक में जो है PYQ में ये सवाल मिलेगा, लेकिन मैं उस तरीके से नहीं एक क्रैश कोर्स को करा रहा हूं, मतलब कि कोई अलग क्वेश्चन आ गया तो आप उसके बारे में मैं इसमें A to Z डिस्कस कर दूंगा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, है ना। इसमें जो है हमारा क्या है जी, क्वेश्चन में एक बनाया हूं, यहां पर इसका एक्सेलरेशन A1 A2 पूछा था, इस तरीके से ऑप्शन दिया था, ठीक है, मेरी बात समझे। तो इसमें जो है हमारा इधर चेक करा हूं, जैसे पीछे का सोच रहे होगे सर फॉर्मूला, अरे वो तो मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, थोड़े आपका भर दिमाग चलने लगेगा, अच्छा ऐसे चेक करते हैं सर, ठीक है। हो सकता है सिर्फ आप पूछे, मैं अभी एक दो क्वेश्चन बता दूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा इसे समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर ये दोनों एक साथ जा रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं, तो दोनों को अगर एक साथ जाता, ठीक है, ऐसे सवाल वैसे ही पूछना नहीं चाहिए, अगर बाई चांस पूछते दोनों एक साथ जाता है तो मैं पहले बना दिया, ये आगे जाएगा, इस पे फोर्स किस पे लगा, ऊपर 10 न्यूटन, तो ये ऊपर सरकेगा तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स इधर, और इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। तो मैंने क्या किया, इसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका 10 न्यूटन है, तो ए की वैल्यू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने का तरीका डायरेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, आप लिख सकते हो ए की वैल्यू यहां से F इक्वल टू एम ए से, ए कितना लगेगा 8 लग रहा है, ठीक है।
F माइनस 8। एक्सेलरेशन पहले मैं लिख के भी कर दे रहा हूँ। यहाँ निकाल, अच्छा यहाँ निकाल दिया। ये दोनों का एक्सेलरेशन दोनों अगर एक साथ जा रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10/6, 5/3। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग मास निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं इससे। F माइनस 8, ठीक है, F माइनस 8 कितना हो जाएगा जी हमारा, F मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, तो F की वैल्यू 12 न्यूटन आया। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि इसे अगर आप चेक करोगे, मैं चेक भी कर देता हूं इसे, ऐसे हाथ रखते थे हम लोग, ऐसे इसको चेक करते थे म्यू mg से। म्यू कितना है 0.4, मास कितना है 2, जी कितना है 10। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स चेक कर रहे हो तो 8 लग रहा है, यहाँ पे 10 न्यूटन है, तो ऐसा लगेगा कि ये आगे सरक जाएगा क्योंकि 8 इसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन 2 ब्लॉक वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता, इसलिए पहले एक साथ मान के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें रोकने की मैक्सिमम इसका लिमिट कितना है 8। अगर F इधर लगाते हो तो 8 इधर लगेगा, तो ये इसकी वाले सरफेस की वजह से 8 इधर लगा, तो इसकी वजह से इधर 8 लगेगा। तो यहीं से मैंने निकाल लिया, इसका मास कितना है 4, इसका मास 4 है, और फोर्स कितना है 8, ए की वैल्यू 8/4, तो 2 आ गया। ऊपर वाले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले में रख दिया मैंने वैल्यू, तो F माइनस 8 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये उधर ले जाकर ऐड किया तो 12 आया। यानी इस तरीके के सवाल में जो है मैक्सिमम फोर्स इसमें कितना लगाओगे तो स्लाइड करेगा, जब 12 न्यूटन लगाओगे तो ये जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, उससे ज्यादा लगाओगे तब स्लाइड कर जाएगा। यहाँ तो 10 न्यूटन है, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा। दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स 10 है और नेट मास कितना है 6, तो 5/3, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसको थोड़ा केयरफुली समझिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, समझे कि नहीं। तो मैं पहले एक और इस पे पहले डिस्कस करता हूं। ऐसे सवाल से ही में पूछे थे। ये कह रहा है कि 2 ब्लॉक ए एंड बी, मास 1 kg एंड मास बी 3 kg, kept on a shown in the figure, the coefficient of friction between A and B। इसके बीच में जो फ्रिक्शन दिया है 0.2, between B and surface is 0.2। यहां भी कितना दिया है, दोनों जगह दिया है, A और B के बीच में भी 0.2 है और B और सरफेस के बीच में भी 0.2 है। द मैक्सिमम फोर्स F that can be applied the horizontally so that the block A does not slide over the block B। ये कह रहा है एक साथ जाए, नीचे स्मूथ रहे या ना रहे उसका सेकेंडरी बात है। चेक करने वाले तरीके से करेंगे तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चेक कैसे करना है, एक साथ जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसे एक साथ जाने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे भी लगाया होगा, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया है, ये आगे जा रहा है, ये भी फ्रिक्शन है। जब ये इधर सरकने का प्रयास करेगा तो रोकेगा किससे, F1 से, ठीक है। और ये इधर सरकेगा तो ये वाला सरफेस इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इधर F2 से। अब दोनों पे फ्रिक्शन है इसलिए 2 मान रहा हूँ, इसमें F1 मान रहा हूँ, उसमें F2। तो इस वाले सरफेस की वजह से इधर F2 लगा तो इसकी वजह से इधर F2 लग जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पर कितना है 8 न्यूटन और यहां पर कितना है हमारा 2 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें कितना लगेगा, मैं एक साथ में मान के चलता हूं। तो इधर मैं माना कि ये F फोर्स है हमारा, इसका टोटल मास कितना है 1 और 2 कितना मास है 4, ये 3 था, ये कितना था 3। इधर कितना टोटल लग रहा है जी 8 लग रहा है। तो मैं एक्सेलरेशन निकाला तो F माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और ये F2 कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ इसके वाले से सॉल्व करेंगे तो मास एंड एक्सेलरेशन सेम मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो F2 की वैल्यू 1 इंटू ए हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, F2 की वैल्यू रखा यहां पर डायरेक्टली ए की वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 और ये कितना हो जाएगा, मास कितना है हमारा 1 है इसका, और एक्सेलरेशन ये वाला रखना है, ठीक है, इसी में रख रहे हैं। F2 की वैल्यू जो है 2 है तो मैंने 2 रख दिया, मतलब इसमें रख रहे हैं 2, मास कितना है 1, ये वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख दी। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये F माइनस 8, तो F की वैल्यू 16। यानी ये क्या करेगा हमारा, कितना फोर्स लगा सकते हैं जी 16 लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बाई मेथड भी करोगे तब भी वही आएगा, 16 तक ये एक साथ ही जाएगा। यानी हम जब कहेगा कि कोई 2 ब्लॉक
वो एक साथ मूव करने की बात करेगा तो उसे एक साथ मूव करने की टेंडेंसी मान लेंगे। जो म्यू एम जी से किसी एक वैल्यू आ जाएगा जिसे डायरेक्ट रख सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे अक्सर बच्चा क्या सोचेगा, इस तरीके से, मैं इसको भी लिख दिया हूं, गलती क्या होता है। जैसे इसमें इसने सॉल्व किया, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है जी हमारा, सॉल्व करे तो इधर 8 लग रहा है, इधर 2 लग रहा है, 8, समझे। तो इधर टोटल कितना लग रहा है हमारा 10 और इधर कितना है 12 न्यूटन। तो ऐसा लगेगा कि ये एक साथ चला जाएगा। दो वाले ब्लॉक में ये कंडीशन वैलिड नहीं होता है, इसीलिए इसे केयरफुली समझना, नहीं तो दिक्कत हो जाए, समझे कि नहीं। तो दो कंडीशन मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। कभी कभी फोर्स ही डायरेक्ट पूछ लेता है, पता है कहां पर है, यहाँ पर। एक बार मैं और बताता हूं, दोबारा ध्यान से समझना। मैं क्या कहा हूं कि इन दोनों का मैं जनरली फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और इसे मैंने चेक किया, क्या जी, इसे चेक किया तो मैंने कहा पहले एक साथ जा रहा था, एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन सेम है तो दो इक्वेशन बन रहा है, एक एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहां से देखोगे तो एफ माइनस एफ इक्वल टू मास। इसे सॉल्व करने के बाद एक्सेलरेशन निकालोगे तो एफ से एफ कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा, उसका टेंशन। ये जो एक्सेलरेशन आएगा इस वाले में रखना, क्योंकि ये एफ जो है म्यू एम जी से निकलेगा, समझे। तो यहाँ से फोर्स निकल के आ जाएगा, तो हम लोग लिमिटिंग कंडीशन भी लिख दिया है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इक्वल लेके क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, तो एफ मैक्सिमम हमारा इतना हो सकता है। अगर ये लर्न भी रहे तो बहुत लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, नीचे लगा है ना। तो जेई में बहुत से सवाल जो ऐसे पूछे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, ठीक है। हम्म नीचे वाले का पूछा है, ठीक है। जैसे ये वाला देखो 143, हो सकता है ऐसा पूछ ले। ये कह रहा था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, इसमें पूछा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स 0.5, द टेबल स्मूथ, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर, ठीक है। आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम कितना फोर्स लगे, ये दोनों ब्लॉक एक साथ जाए, ठीक है। इसका जो मैं फॉर्मेट बनाया हूं, अगर हो सके तो वो दो चीज कहीं नोट कर लो। अगर यही तरीके का सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है नीट में, अगर आता है तो डायरेक्ट एफ पूछेगा। फोर्स कहां लगाया है, नीचे, ठीक है। तो एक साथ जाने की कंडीशन का मैंने फॉर्मूला कहां पे लगाया था, ऊपर लगाया, नीचे, नीचे लगाया है, ठीक है। तो मैंने जो इस पे एक बार नहीं बहुत बार सवाल पूछा है, इसलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं। जब जेई के पीवाईक्यू का एनालिसिस करा तो इसमें बहुत बार पूछा है, ये समझे कि नहीं। तो ये कह रहे हैं, याद कर सकते हो क्या, अगर ब्लॉक है, ध्यान से समझिए, इसका मास एम, इसका मास कैपिटल एम, अगर यहाँ 0 है, इसका हमारा म्यू है, और ये नीचे वाले फोर्स कह रहा एफ कितना ले कि ये एक साथ जाए। आप में तो ऑप्शन दिया रहेगा, तो मैंने क्या किया हूं, म्यू जी और दोनों मास के एम से ऐड कर दिया हूं। तो मतलब अगर इसे आपको टिक करना होगा डायरेक्ट, ठीक है, इसे आपको लगाना होगा, तो मैंने एफ मैक्स जब नीचे लगा रहा है तो मैक्सिमम फोर्स का मैंने फॉर्मूला क्या बता रहा हूँ, म्यू जी बता रहा हूँ, और दोनों मास को मैं कह रहा हूँ कि ऐड कर लो भैया। म्यू कितना है 0.5, जी कितना है 10, दोनों मास को ऐड करेंगे तो 1 + 2 3 हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया 15 न्यूटन हो गया। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया, इसे निकालना ना पड़े, मेरा एडवाइस है। और एमसीक्यू में आएगा तो ये एक लाइन का ही तो हुआ, लेकिन ये कंडीशन पता होना चाहिए कि अगर फोर्स एफ लगा है, 1 kg 2 kg का है, नीचे स्मूथ है, तभी ये लगाना है। स्मूथ नहीं रहेगा तो मेरा ऐसा मानना है नीट में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो बिना इक्वेशन बनाए सॉल्व नहीं होगा, टाइम लगेगा उसमें। 1 मिनट का सवाल नहीं है, लेकिन ये 1 मिनट का सवाल है। ये 1 kg 2 kg तो मैंने क्या लगाया हूँ, ये ध्यान रखे रहिएगा। इसको मैंने क्या माना, स्मॉल एम, इसको मैंने कैपिटल एम, और ये तो म्यू दिया ही है, एफ मैक्स डायरेक्ट ऐसे निकल गया, चलेगा जी। दूसरा वाला भी मैं कह रहा हूं सेम, इसे भी अगर इतना लर्न कर सकते हो तो ये लेक्चर लेना मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। दूसरा ये
अगर यही फोर्स नीचे ना लगा के ऊपर लगा ले तो ये क्या है, म्यू जी है यहाँ पे भी, और यहाँ m प्लस एम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल m ऊपर है और कैपिटल M नीचे है। अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, समझे कि नहीं। अगर आप नहीं लर्न कर रहे रहते हो तो ये दो इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व इन द सेंस, मेरी बात समझ रहे हो, मैं एक बार करके बताता हूं। जैसे मान लो ये सवाल को अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते तो आपको ऐसे करना पड़ता। कैसे जी, दोनों ब्लॉक एक साथ जाएगा, ठीक है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ये मान लेते और इस पे फोर्स कितना लगा है F। अब ये आगे जाएगा तो इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स मैं इधर लगाता और इसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स, इसका भी एक्सेलरेशन A लेता, क्योंकि ऐसा बोला है कि एक साथ जाएगा। क्या, एक साथ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में जो F है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चेक करते म्यू एम जी से, म्यू एम जी से चेक करते। म्यू कितना है जी 0.5, m कितना होगा इसका 1 है और इसका 2 है, 1 × 10, तो ये कितना था 5 न्यूटन आता। समझ गए नहीं। अगर ये एक साथ जाता तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, ए की वैल्यू यहाँ स्मूथ है, ध्यान देना, नेट फोर्स, ठीक है, अपॉन नेट मास, तो 1 + 2 तो कितना होता F/3, सिंपल सी बात, ठीक है। ऊपर वाला भी अप्लाई कर सकते हो, नीचे वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ऊपर वाला अगर अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा F = 1 × एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रखते हैं F/3, समझे कि नहीं, बोलो जी। और F की जो वैल्यू है कितना हो सकता है 5, तो यहाँ रखते 5, ये होता F/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F की वैल्यू कितना हो जाएगा 15 न्यूटन हो जाएगा, समझे। ये बाई मेथड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये समझ में आया। अच्छा, यही कहोगे कि सर नीचे वाले से लगाओगे तब भी आंसर आएगा वही। मैं नीचे वाले से अगर इक्वेशन जो मानता, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, जगह नहीं है जी। अगर नीचे वाले से लगता तो ये उधर जा रहा है हमारा, तो F माइनस स्मॉल f, और इसका मास कितना है 2, और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लेना है F/3, क्योंकि एक ही साथ ले जाना है, और इसकी वैल्यू कितना है, कितना हो सकता है 5, तो यहाँ पे क्या रखता 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा F - 2F/3, इधर आ जाता, ये 5 उधर चला जाता। इसको सॉल्व करते तो 3F - 2F, तो कितना हो F/3 = 5, तो F की वैल्यू कितना हो जाता 15 न्यूटन। तो कठिन नहीं है, एक बार ध्यान से समझिए, हो सकता है फॉर्मेट भूल जाओ। मेन खेल है, मैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे एक क्रैश कोर्स कंसीडर करने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या आने का। वैसे मेरे PYQ प्लेलिस्ट से ढंग से देखते रहना, वो तो देखना ही देखना, नीट का पूरा देखना है। और एडिशनल भी मैं बात करूंगा कि कई छोटे मोटे क्वेश्चन अगर कहीं अच्छे बनते हैं तो स्कोरिंग आपका कैसा बन सकता है, ये क्योंकि टफ नहीं है ना। मैं पूरी जेई का एनालिसिस इस क्रैश कोर्स में कंसीडर करने का पूरा प्रयास करूंगा, है ना, ठीक है। दोबारा बताता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन है, मैं इसे जबरदस्ती मैं मान लिया कि ये एक साथ जा रहा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो जब एक साथ मैंने मान लिया तो दोनों एक साथ जाने लगा, तो एक्सेलरेशन जाएगा एक साथ, तो दोनों मास एक ही साथ जाएगा, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन नेट मास एक्सेलरेशन आ गया। वही एक्सेलरेशन इस इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे, इस इक्वेशन में, तो इसमें यूज करें, इससे जल्दी जल्दी सॉल्व हो गया। F = मास × एक्सेलरेशन, तो F की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से चेक कर लेना, म्यू mg से 5, तो यहाँ पे रख दिया, तो ये आ गया F/3, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर नीचे भी फ्रिक्शन कर देता तो वैसा भी क्वेश्चन में पेस्ट कर दिया हूं लेक्चर में, कि बाद में ये न रहे कि लेक्चर लेने के बाद सर अगर नीचे दे देगा, तो अभी जस्ट कराया हूं। ये समझे कि नहीं। तो यहां चेक किया मैंने, यहां दोनों जगह चेक किया, इधर चेक किया हूं, समझे कि नहीं। यहां म्यू mg से चेक करोगे तो ये कितना आएगा 8, यहां म्यू mg से चेक करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब ये जाएगा तो एक साथ, तो यहाँ पहले 0 ले रहे थे वहां पे, क्योंकि वहां स्मूथ था, यहाँ स्मूथ नहीं है, 8 लग रहा है, तो ये F - 8 = यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, समझे कि नहीं। काम वही कर रहा हूं, यहाँ पर F2 ये यूज किया हूं, F2 मास ही, क्योंकि एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम मानेंगे, इसका एक्सेलरेशन है तो इसका एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है मास × ए। F2 कितना ले सकते हैं 2, तो ये कितना हुआ 2 = मास 1 और एक्सेलरेशन ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F की वैल्यू 16। बाई मेथड भी टफ नहीं है, लेकिन वहां पे टाइम की कमी रहेगा, है ना, ठीक है। एक और मुझे तरीका बताना है, उस पे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें तो
सब्जेक्टिव में पूछा था, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड है तो इसे कर सकते हो आप, समझे कि नहीं। एफ मिनिमम या फोर्स मिनिमम, एफ मिनिमम का फॉर्मूला क्या बताया जी, डायरेक्ट इसे लगाना है आपको, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो आपको ये डायरेक्ट लगाना है। एक बार क्वेश्चन बस समझ लीजिए, इसमें कह रहा कि योर बॉडी मास 1 kg। हमारे पास जो है एक बॉडी है, इस पे 1 kg का है, ठीक है, और बॉडी मास 1 kg ऑन अ हॉरिजेंटल फ्लोर, हॉरिजेंटल फ्लोर पे है, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितना दिया है, 1/√3 दिया है, ठीक है। Desired make to body move applying a minimum possible force F Newton the value of F, ठीक है, बेसिक फंडामेंटल है। तो ये सिर्फ रखना ही तो है इसमें जी। म्यू कितना है 1/√3, m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू 10 लेने के लिए, क्या बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब नीट में आएगा तो कहो ये रूट में ना कह के और इजी वैल्यू दे दे, मतलब अब नॉर्मल कैलकुलेशन है इसी, ठीक है। इंटीजर में पूछा था, ये अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूटन आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेसिक फंडामेंटल से। इसको रूट, ये तो रूट हट जाएगा ना, तो ये 1 प्लस 1/3 4/3 आ जाएगा। इतना आ जाएगा, मैं कर ही दे रहा हूँ। ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई √3 ऊपर, और नीचे 1 प्लस 1/3, तो रूट में कितना आएगा 4/3, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 10 डिवाइड बाई √3, ये ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर रहेगा, 4 रूट में है तो 2 बाहर आ जाएगा, √3 से √3 कट गया, ये कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। इस फॉर्मूले के भी अगर कोई ब्लॉक हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा है और फ्रिक्शन उसका दिया हो, उसका मास दिया हो, और ये कह रहा कि बताओ कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स बता दो कि ये क्या करने लगे, जस्ट स्लाइड, मतलब स्लाइड करने लगा। और बॉडी ऑफ मास 1 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजेंटल फ्लोर विच कैन कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है। डिजायर्ड मेक टू बॉडी पुल अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स द वैल्यू ऑफ एफ। ये तो इंटीजर में ऑलरेडी आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है यहां तक वाले में, ठीक है, बोलो जी। देखो ऐसे भी आ सकता है एक सवाल, इसमें देखो क्या पूछा है, ये पूछा है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास एम केप्ट ऑन द रफ हॉरिजेंटल सरफेस, अ पर्सन ट्राइंग टू पुल द बॉडी अप्लाइंग अ हॉरिजेंटल फोर्स पुट इन नॉट मूविंग द सरफेस ए। तो उसका हमारा जो है ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा फोर्स जो होगा हमारा mg और mg √1 प्लस म्यू स्क्वायर के बीच में लगना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। तो इसमें और कुछ तो नहीं मैं पेस्ट किया हूं ना, एक ये है, तो ऐसे ही कर सकते हो, मतलब कितना फोर्स चाहिए स्लाइड कर जाए, द मिनिमम वेट, तो इसे चेक करना पड़ेगा। यहाँ से टेंशन अगर इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो स्लाइड करेगा, अगर बराबर होगा तो स्लाइड नहीं करेगा। यानी स्लाइड नहीं कराना तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स करो, ये टेंशन के इक्वल कर दो, सीधी सी बात। तो यानी T लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, इसका मास m प्लस 10 हो जाएगा, तो म्यू mg लगाओ, तो म्यू दिया है m प्लस mg 5g, तो सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा इतना 23.3 kg। इसमें कोई आंसर नहीं मैच कर रहा था, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है, नहीं कि बहुत हाईएस्ट ले लेना है। 23.3 kg से ज्यादा आना चाहिए, यानी 27 ले सकते हैं, 43 ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 27 कंसीडर करना। कभी कभी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो ये तो कंडीशन बनाना कि अगर हमारा ये मास हम कितना ले लें, 23.3 kg से ज्यादा ले लेते हैं तो ये ब्लॉक जो है हमारा स्लाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ऑन अगर सवाल आएगा, आज के लेक्चर में बस एक देख लो, नीट लेवल, नीट का तो नहीं इसमें कुछ मैं कवर किया था, सब जेई के क्वेश्चन पेस्ट कर दिए थे। एक बार मैं रिवाइज करा दूं इसमें, आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो। वैसे फिलहाल आज का मकसद 2-3 फॉर्मूले का मकसद था। एक तो सर्कुलर मोशन बैंकिंग का फॉर्मूला बताना था, ऑप्टिमम स्पीड में मैंने क्वेश्चन पेस्ट नहीं किया हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और जितने मैंने कीवर्ड बताया हूँ, 3-4 कीवर्ड बताए हैं, उसे सिर्फ नोट कर लेना है, ठीक है।
अदरवाइज जैसे मैंने बोला ना कि ये फिनिश होने के बाद कीवर्ड के लेक्चर एक लेने वाला हूँ, इसमें सिर्फ कीवर्ड रहेंगे। तो एक बार हमसे क्लास कर चुके रहोगे तो कीवर्ड डायरेक्ट भी लिखा रहेगा, मैं बताऊंगा यहाँ यहाँ यूज करना है, तो आप समझ जाओगे, है ना। ठीक है।